ठीक है, आज का क्लास तो अटेंड हो जाती है, कल डालते हैं। Hello everyone. Is my voice audible? Very good morning. Good morning. सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. Let's start the session. सब connect हो गए? Good. But please confirm करना, is my screen visible or not? Screen visible है आप लोगों को? Yes sir, visible. Okay. So let's start the Android Studio. Android Studio start करने से पहले हम कुछ Let's connect me to the writing pad. एक बार अपना करने सभी। आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके बाद में हम देखेंगे किस तरीके से हमको हमारे ऐप को डिप्लॉय करना है, डिबग करना है ऑन फोन, रियल फोन। मतलब मैं अपने फोन पे कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो कल जो हमने देखा था वो वर्चुअल डिवाइस का था, आज मैं रियल डिवाइस पे आपको चला के दिखाऊंगा। और अभी मेरे फोन को भी मैं कनेक्ट करूंगा वाया जूम मीटिंग, एंड फिर आई विल बी कास्टिंग द स्क्रीन एंड आपको बताऊंगा किस तरीके से आप वो ऑप्शन अनेबल कर सकते हैं जिससे कि आपका फोन अवेलेबल हो सके आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए, एंड एंड्रॉइड स्टूडियो उसको डिटेक्ट करके आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक एपीके फाइल में क्रिएट करके आपके फोन के अंदर डिप्लॉय कर दे, मतलब इंस्टॉल करके सीधा लॉन्च कर दे। ठीक है, तो पहले समझते हैं ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। जब हम एंड्रॉइड में जा रहे हैं तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको पता रहनी चाहिए। कौन सी फाइल कहाँ मिलती है, कौन सी फाइल कहाँ क्रिएट होती है, क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो इनमें मैं जो चीजों को समझता हूँ ना, तो मैं आपको एकदम बेस्ट तरीका समझाता हूँ जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 चीजों को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम फोल्डर आर्किटेक्चर को भी समझेंगे, किस तरीके से फोल्डर क्रिएट करने हैं हमको। हमारे जो कॉटलिन वाली जो हम फाइल्स क्रिएट करेंगे वो किस तरीके से हमको फोल्डर में, इनको हम कहते हैं पैकेज। ठीक है, तो पैकेज क्रिएशंस भी हम देखेंगे, फोल्डर आर्किटेक्चर उसको मैं बुलाता हूँ, ये भी हम देखेंगे। जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं ना, तो जो एक स्क्रीन से रिलेटेड जितना भी हम काम कर रहे हैं उसको हम एक अलग फोल्डर में रखेंगे। देन यूआई से रिलेटेड जितना भी काम है वो हमारा एक अलग फोल्डर में रहेगा। डेटा से रिलेटेड जितना भी काम है वो डेटा प्रोवाइडर रिपोजिटरी के अंदर रहेगा, वो अलग फोल्डर बनाएंगे। देन जो भी हमारा एपीआई कॉलिंग होगी, तो एपीआई क्लाइंट्स के लिए जो हम फाइल्स क्रिएट करेंगे वो अलग जगह होगा। डेटाबेस से कुछ करेंगे तो वो अलग जगह होगा। व्यू मॉडल्स क्रिएट करेंगे तो वो एक अलग पैकेज क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम व्यू मॉडल्स को प्लेस करेंगे हमारे सारे स्क्रीन के। देन मॉडल क्रिएट करेंगे तो मॉडल्स को, वो जो क्लासेस को हम अलग से स्टोर करेंगे, जिससे कि हमारा जो भी कोई भी प्रोजेक्ट अगर हमारा किसी को दिया जाए, फॉर एग्जांपल हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हमको कोई और अपॉर्चुनिटी मिली, हम कहीं और चले गए, बट प्रोजेक्ट हमारे साथ नहीं जाएगा, प्रोजेक्ट उस कंपनी में ही रहेगा। जब प्रोजेक्ट उस कंपनी में रहेगा तो कोई दूसरा बंदा उस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा एंड वो आगे सर्विस को प्रोवाइड करेगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। तो वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए कौन सा काम कहाँ कर रखा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट फोल्डर आर्किटेक्चर इज। एंड एक होता है हमारा प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, जो भी हम आगे देखेंगे, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, मल्टीपल आर्किटेक्चर्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे और किस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट को
हमको डिजाइन करना चाहिए, यूआई लेयर अलग होनी चाहिए, हमारी डेटा लेयर अलग होनी चाहिए, तो यूआई लेयर को हम प्रेजेंटेशन लेयर भी बुलाते हैं। तो ये जो सारा काम है ये आपका इस प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर में होगा, यूआई पार्ट अलग एंड डेटा पार्ट अलग। तो इस वाले में हम इस चीज को समझेंगे। आज जो हम समझ रहे हैं ना वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, यानी कि जब बाय डिफॉल्ट हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसमें कौन सी फाइल्स आती है और वो फाइल्स कहाँ पड़ी जाती है, और थ्रू आउट द फुल प्रोजेक्ट वो वैसी ही रहने वाली है। ठीक है, तो 3 बेसिक पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा मैनिफेस्ट फाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है मैनिफेस्ट फाइल, इसके बारे में हम जानेंगे। एक होता है हमारा बिजनेस लॉजिक पार्ट, जहां पे हम बिजनेस लॉजिक बिल्ड करेंगे, और एक होता है हमारा यूआई पार्ट, जिसको हम रिसोर्स भी बुलाते हैं। रिसोर्स, दिस विल बी आर कॉटलिन फाइल्स, जहां पे हमारी सारी कॉटलिन फाइल्स रहेगी, और ये एक कॉमन मैनिफेस्ट फाइल होती है। और जो चौथा पार्ट यहाँ पे रहता है, जो कि एक तरह से इनिशियल टाइम पे इनविजिबल ही होता है, वो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं होगा, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर के कोड से रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट की ओवरऑल सेटिंग्स अगर आपको चेंज करनी है, कुछ भी करना है, तो वो चीज मिलेगी आपको ग्रिडल के अंदर। तो ग्रिडल स्क्रिप्ट्स मिलती हैं, उनके अंदर भी हमको सिर्फ 2 फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है ऐप लेवल ग्रिडल और एक होता है प्रोजेक्ट लेवल ग्रिडल। तो इनके बारे में हम जानेंगे, इनमें क्या क्या चीजें होती है और क्या चेंजेस करने होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं जब इन फाइल्स के अंदर हम आते हैं। ठीक है, तो मेनली जो डिवाइजन होता है वो इन 3 चीजों में होता है, 1, 2 और 3। ठीक है, फिर आपका ये चौथा पार्ट होता है जो कि एक तरह से इनविजिबल होता है फॉर प्रोजेक्ट, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, ओवरव्यू देखें, बाहर से देखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो हमारी एपीके क्रिएट होगी वो किस पर्टिकुलर सेटिंग्स के बेस्ड क्रिएट होगी, उनमें कुछ चेंजेस करना है, मिनिमम एचडीके अपडेट करना है, मैक्सिमम एचडीके अपडेट करना है, पैकेज नेम चेंज करना है, मतलब प्रोजेक्ट की जो डेटा इंफॉर्मेशन है, जिसको मेटा डेटा भी बोलते हैं, डेटा ऑफ डेटा, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट का ओवरऑल जो सेटिंग्स है या उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ रहता है, प्रोजेक्ट के अंदर की जो भी चीजें हैं वो यहाँ होगी। ठीक है, इस पार्ट के अंदर जो जो हम भी कोडिंग वगैरह करेंगे, जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायर्ड होगा, वो सारा इस पार्ट में होगा। लेकिन प्रोजेक्ट का ओवरऑल कि भाई ये किस फोन पे चल पाएगा, किस फोन पे नहीं चल पाएगा, क्या सेटिंग्स हमको चेंज करनी है, वो सारी चीजें हम ग्रिडल स्क्रिप्ट में देखेंगे। तो मैं अभी सीधा आपको स्विच करता हूँ हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हमने एक ऐप क्रिएट किया होगा, यही किया था ना हमने पिछली बार। ओके, तो अभी ये बाय डिफॉल्ट ओपन आता है और आपको जस्ट यहाँ टैप करना है, दिख रहा है आपको ये टैब, ये प्रोजेक्ट होता है। ये अगर आपको नहीं मिले यहाँ पे तो आपको व्यू, यहाँ पे ना व्यू में टूल विंडोज आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल जाएगा आपको प्रोजेक्ट। अगर आपके केस देखो बाय डिफॉल्ट तो ये यही होता है, पर आपने गलती से इसको हटा दिया यहाँ से, ठीक है, वो आप यहाँ से हटा सकते हो। इसमें एक सेटिंग होती है जिससे आप इसको अनडॉक कर सकते हो, सेटिंग में जाके रिमूव फ्रॉम साइड बार। अगर ये गलती से आपका रिमूव हो गया है तो आपको वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये होता है, बहुत रेयरली आपको यूज पड़ेगी, गलती से हो गया है तो आप वापस इधर जाओ, प्रोजेक्ट पे टैप करो, तो ये आपका विंडो यहाँ आ जाएगा, फिर उसको पिन कर देना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिमूव की जगह ऐड आएगा तो ऐड कर देना, तो ये यहाँ पे हमेशा स्टक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कभी भी ओपन करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो अपने प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर को। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट दिख रहे हैं, एक ऐप और एक ग्रिडल स्क्रिप्ट। जैसे कि मैंने बताया, ऐप के अंदर देखोगे तो आपको 3 पार्ट मिलेंगे, मैनिफेस्ट, जावा एंड रिसोर्स। यू कैन इग्नोर जावा, मतलब जावा का नाम बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो इनिशियली जावा का कोड होता था। ये जो फोल्डर है आपका बिजनेस लॉजिक फोल्डर है, यहाँ पे आपका जो भी आप एक तरह से बिजनेस लॉजिक बिल्ड करोगे अपने यूआई के हिसाब से, डेटा मैनेजमेंट करोगे, एपीआई कॉल्स लगाओगे, एपीआई से डेटा फैच करके अपने यूआई में किस तरीके से सेट करना है, पॉपुलेट करना है, बटन के क्लिक पे क्या होगा, कॉल टू एक्शन जो भी होगा, वो सारा पार्ट इस जगह पे होगा। ठीक है, मैनिफेस्ट आपका एक इंपॉर्टेंट फाइल होती है, इसको मैं कहता हूँ ऑडियो किसका ऑन है, प्लीज ऑडियो ऑफ करें। हाँ, मैनिफेस्ट फाइल एक तरह से कंट्रोलर फाइल होती है जो पूरे ऐप को कंट्रोल करती है आपकी। ठीक है, तो ऐप के रिगार्डिंग आपको जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जिन भी फाइल्स की जरूरत होती है, जिन भी चीजों की जरूरत होती है, उन सब का इंफॉर्मेशन इस फाइल के पास में होता है। और ये वो पहली फाइल होती है जो हैंडशेक करती है हमारे ऐप जब इंस्टॉल होती है हमारे एंड्रॉइड फोन के अंदर। तो जो भी हमारी ऐप की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं कि हमारी ऐप में क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि हम इसमें जाते हैं और अगर आप देखोगे यहाँ पे
तो मैनिफेस्ट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एप्लीकेशन पार्ट है। तो अपनी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो भी थीम है, जो भी आइकन है, मतलब आइकन ये हो गया, लेबल हो गया, अपनी ऐप का नाम, अगर आपको अपनी ऐप का नाम चेंज करना है, आपके प्रोजेक्ट का नाम तो दूसरा ही है, लेकिन अगर आपके ऐप को नाम के चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अपने आइकन को चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, देन कुछ यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्शन रूल्स हैं, बैकअप है, ये सारी जो फाइल्स होती है ना, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन की, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, टारगेट एपीआई कौन सी है, देन हमारी ऐप के अंदर जितनी भी स्क्रीन है, ऐप इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्क्रीन्स। स्क्रीन्स का मतलब क्या, हम क्या कहते हैं एंड्रॉइड के अंदर, एक्टिविटी। तो जो भी एक्टिविटीज होगी, जैसे अभी आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो मैंने आपको कहा था बाय डिफॉल्ट एक टेम्पलेट हमको सेलेक्ट करना पड़ता है, वो एक एक्टिविटी का होता है। जैसे कि हम वर्ड फाइल खोलते हैं तो एक पेज बाय डिफॉल्ट आता है, एक्सेल शीट खोलते तो एक शीट बाय डिफॉल्ट आती है, फिर अपन जितनी चाहे उतनी ऐड कर सकते हैं। वैसे ही जब हम कोई एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट आती है और उसका इंक्लूजन ऑटोमेटिकली यहाँ हो रखा होता है। अगर मैं कोई नई एक्टिविटी क्रिएट करता हूँ, जो कि मैं कर सकता हूँ, देखो राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास में एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा और वही सारे ऑप्शंस आ गए जो मेरे को स्टार्टिंग में आते हैं। तो मेरे को यहाँ पे हमेशा किस पे सेलेक्ट करना है, एम्प्टी पे, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। इसका नाम अभी के लिए मैं कुछ अलग कर देता हूँ, जैसे कि मैं कर देता हूँ सेकेंड एक्टिविटी। ठीक है, और मैंने इसको कर दिया फिनिश। ये सेकेंड एक्टिविटी क्रिएट हो गई, आप देख सकते हो सेकेंड एक्टिविटी आ चुकी है, अपने आप इस जगह पे आ गई, जावा वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, और आप मैनिफेस्ट में जाओगे तो एक नई लाइन ऐड हो चुकी है, वो एक्टिविटी ये। ठीक है, अब ये जो एक्टिविटी है हमारी, ये अपने आप यहाँ पे आ गई। अगर आप मैन्युअली कोई एक्टिविटी को ऐड करते हो, अब आप कहोगे मैन्युअली कब करेंगे, आपने बताया जिस तरीके से करेंगे, बिल्कुल सही। जैसे आपने एक प्रोजेक्ट बिल्ड किया, उसमें आपने लॉगिन और साइन अप पेज बनाया, कोई दूसरा ऐप बना रहे हो उसमें भी आपको लॉगिन साइन अप की जरूरत है, और सिमिलर ही चाहिए, बस यूआई थोड़ी सी चेंज होगी, थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, और आपको बैकग्राउंड थीम वगैरह चेंज करनी है। तो एज एन डेवलपर हम क्या करते हैं, हमारे टाइम को फास्ट करने की, मतलब प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, टाइम को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रिपीटेटिवनेस को यूज करते हैं, यानी कि उस प्रोजेक्ट में जो हमने लॉगिन स्क्रीन या साइन अप स्क्रीन को यूज किया है वो एज इट इज हम यहाँ पे डाल देंगे। नॉर्मली ऐसा ही किया जाता है, क्योंकि हमारा जो मेन लॉजिक है वो तो बाद में बिल्ड होगा, लेकिन यूआई अगर हमारी सिमिलर है, थोड़ी सी भी 70 to 80% सिमिलर है, तो हम पूरा का पूरा जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। तो वो भी कर सकते हो, जावा जो आपकी कॉटलिन फाइल होगी वो यहाँ आ जाएगी, और रिसोर्स के अंदर आपको लेआउट फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर आपकी जो लेआउट फाइल है वो यहाँ आ जाएगी। तो ये आ तो गई, बट क्योंकि आपने यहां से मैन्युअली ऐड नहीं करी है तो आपके मैनिफेस्ट में इसकी एंट्री नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां जाके एप्लीकेशन के अंदर एक्टिविटी टैग के साथ में आपको अपनी एक्टिविटी को ऐड करना पड़ेगा। ये इतना स्मार्ट है कि ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा अगर आपने कोई एक्टिविटी को पेस्ट किया है तो। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको ऐड करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैं नहीं ऐड करूं तो क्या प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। जब उस एक्टिविटी को आप नेविगेट करना चाहोगे उस एक्टिविटी पे, नॉर्मली ऐप चलेगी, लेकिन जैसे आप उस एक्टिविटी में जाने की कोशिश करोगे, हम इंटेंट पासिंग करते हैं, हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाने के लिए इंटेंट पासिंग का कोड लिखेंगे, और जैसे ही हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में नेविगेट करने की कोशिश करेंगे, वहां पे हमारे पास में एरर आ जाएगी, वो क्रैश कर देगा हमारी एप्लीकेशन को, और वो कहेगा कि दिस पैकेज जो आप जाने की कोशिश कर रहे हो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे लिए। ठीक है, तो हर एक चीज की इंफॉर्मेशन इसको देना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब आप पाओगे कि यार इस एक्टिविटी के अंदर ना, ये तो यही क्लोज हो गई, लेकिन ये जो एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट आई थी इसमें आप देखोगे कि यहाँ क्लोज नहीं हुई है, क्लोज अलग से हुई है। देख रहे हो, ये टैग्स हैं, ये टैग ओपन हुआ, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, ये एक्सएमएल में हम पढ़ेंगे, जब एक्सएमएल वाले पार्ट में जाएंगे ना, यूआई वाला मॉड्यूल जब हम कवर करेंगे तो हम एक्सएमएल को और अच्छे से जानेंगे, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, टैग्स ओपन कब होते हैं, क्लोज कैसे होते हैं, चाइल्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पेरेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रूट टैग का क्या मतलब होता है। तो ये सारी चीजें समझेंगे, बट आपको एक ओवरव्यू समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि ये जो टैग है ना, यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, क्लोज होता तो इस तरीके से हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, तब जाके यहाँ क्लोज हुआ। और ये इन्फॉर्मेशन कौन सी है? इंटेंट फिल्टर की, यानी कि यहाँ पे एक एक्टिविटी के ऊपर एक फिल्टर लगाया गया है कि ये जो एक्टिविटी है ये बाय डिफॉल्ट मेरी मेन या लॉन्चर है। इसका मतलब क्या है कि ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो सबसे पहले खुलेगी, क्योंकि देखो ऐप जब आप चलाओगे तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि आपकी 10 एक्टिविटी में से सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी ओपन होगी। उसके बाद आप नेविगेशन लगा सकते हो अपने उस एक्टिविटी के अंदर, जैसे कि मैं मेन एक्टिविटी में एक बटन लगा के इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे जाने का रास्ता क्रिएट कर सकता हूँ, नेविगेशन क्रिएट कर सकता हूँ। बट बाय डिफॉल्ट मेरे को ये बताना जरूरी है कि मेरी ऐप के अंदर कौन सी स्क्रीन सबसे पहले ओपन होगी, तो ये वो स्क्रीन होगी। अब आपको लगता है कि यार मेरे को तो ये ओपन नहीं करवानी, पहले पहले ये ओपन करवानी, तो बिल्कुल आप करवा सकते हो। ये जो पूरा पार्ट है इसको हम कट करेंगे, और यहाँ पे अब इसको हम
इस तरीके से क्लोज मारेंगे ताकि इसके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाए, यानी कि यहाँ पे हम इसके चाइल्ड इंसर्ट कर सके और ये जो फिल्टर है वो मैं इसके अंदर लगा दूं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको लगाया तो यहाँ पे एक्सपोर्टेड फॉल्स आ गया। एंड्रॉइड 11 और 11 वर्जन के बाद में ये चीज, 12 वर्जन के बाद में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि आप अपनी एक्टिविटी को एक्सपोर्टेड रखते हो या नहीं रखते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी एक्टिविटी एक्सपोर्टेड है मतलब वो बाहर से कॉल की जा सकती है। आगे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जैसे कि हमको हमारी ऐप से किसी और ऐप में स्विच होना है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को अपनी ऐप से कैमरा ऐप को ओपन करना है, तो कैमरा वाली जो ऐप होगी ना उसमें भी एक्टिविटी होगी जो एक्सपोर्टेड होगी, जिसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। कोई ऐसी एक्टिविटी भी होगी जो मैं डायरेक्टली अपनी ऐप से उस एक्टिविटी में नहीं जा पाऊंगा। तो आपको ये बताना होगा कि आपकी जो एक्टिविटी है वो एक्सपोर्टेड। ट्रू का मतलब यह है कि बाहर से कोई भी दूसरी एक्टिविटी हमारी ऐप में आ सकती है। अब आप कहोगे ऐसा हम क्यों करेंगे? बिल्कुल, क्वेश्चन बहुत सही है, बट अब मैं आपको आंसर बताता हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि अगर मैं कोई ऐसी ऐप बना रहा हूं जिसमें एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं जिसको कोई दूसरा ऐप भी यूज कर सकता है, जैसे कि मैंने एक सिंपल सी कैमरा ऐप बनाई जिसमें मैं ऑग्यूमेंटेड रियलिटी को यूज करते हुए फिल्टर्स वाला कॉन्सेप्ट देता हूं, तो अब क्या होगा, कोई भी दूसरा ऐप जब पॉपअप आएगा कि भाई यार उसको कैमरा ओपन करना है प्रोफाइल पिक्चर के लिए, तो जैसे ही वो पॉपअप आएगा और मैंने अपनी एक्टिविटी में उस पर्टिकुलर एक्टिविटी जो मैं जिसके अंदर मैं कैमरा को यूज कर रहा हूं अपनी ऐप के अंदर, वो वाला मतलब खुद का कैमरा लगा रखा है, यूज कर रखा है मैंने डिफॉल्ट, समझ रहे हो? तो वो जो स्क्रीन होगी उसको मैं एक्सपोर्टेड ट्रू रखूंगा, ताकि जब उस एक्टिविटी से मतलब जो दूसरी यूजर की दूसरी एप्लीकेशन है वहां से जब वो प्रोफाइल पिक्चर के लिए ऑप्शन आए तो वहां पे एक बॉटम शीट आ जाती है, आपने देखा होगा, चूज वाया, देखा है आपने? तो उसमें हमारी जो, अगर हमने एक्सपोर्टेड ट्रू कर रखा होगा ना, तो हमारी वाली जो एक्टिविटी है वो भी आ जाएगी, क्योंकि वो भी कैमरा वाला एक्शन प्रोवाइड करती है। अगर मैं ट्रू नहीं करूंगा ना तो दूसरी एक्टिविटीज उनको नेविगेट नहीं कर पाएगी, हमारी ऐप के अंदर नहीं आ पाएगी। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल भी आपको बताता हूँ जो और ज्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा, विच इज जैसे व्हाट्सएप है। ठीक है, हम कोई भी चीज को शेयर करते हैं तो शेयर बटन पे हमारा व्हाट्सएप आ जाता है, ईमेल आ जाता है, टेलीग्राम आ जाता है। तो इन्होंने भी क्या कर रखा है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ने अपनी जो एक्टिविटीज बनाई है ना इनको एक्सपोर्टेड ट्रू कर रखा है, जिससे कि दूसरी जो एप्स है उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज में ट्रेवल कर सके, नेविगेट कर सके। इन पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट पासिंग, जो आगे हम सीखेंगे भी। तो ये जो मैं आपको एक ब्रीफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अब 12 वर्जन के बाद में इसको इंक्लूड कर दिया जाता है, पहले इसकी जरूरत नहीं थी बट अब इसको इंक्लूड कर दिया जाता है कि आप बताओ कि ये एक्टिविटी बाहर से एक्सेसिबल है या नहीं है। क्योंकि ये हमारी मेन है और लॉन्चर है तो इसको हम नहीं चलाएंगे, इसको एंड्रॉइड मैनेजर जैसे ही हमारी ऐप को स्टार्ट करेगा, यूजर जब उस पर टैप करेगा तो ये एक्टिविटी को वो चलवा के देगा यूजर के लिए, बाकी हम नेविगेशन करवाएंगे हमारी ऐप के अंदर से, तो हमको इसको एक्सपोर्टेड ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे कि भाई ये एक्टिविटी इंटरेक्शन में नहीं आएगी, कोई दूसरा ऐप से हम इस एक्टिविटी में कभी नहीं आएंगे, इस एक्टिविटी को हम आ सकते हैं या कोई दूसरे में आ सकते हैं, इसमें नहीं आएंगे, तो इसको हम फॉल्स कर सकते हैं। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन होती है मोस्ट प्रोबेबली वो स्प्लैश स्क्रीन होती है, तो स्प्लैश स्क्रीन आर ऑलवेज एक्सपोर्टेड एज अ ट्रू। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट लॉन्चर स्क्रीन होगी जो हमेशा हमारी ऐप स्टार्ट होते ही लॉन्च की जाएगी, तो इसलिए ये एडिशनल चीज आ जाती है। ठीक है, आप इसको भी ट्रू कर सकते हो अगर ये एक्टिविटी भी बाहर से ओपन करवानी है, अगर आपको डायरेक्टली, तो ये भी काम किया जा सकता है, तो इसको भी आप ट्रू कर सकते हो। एंड फिर कुछ चीजें और होती है जैसे ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो गया, सर्विसेज हो गई, वो भी इंक्लूजन का होगा, यहीं पे होगा। जैसे आप रिसीवर का टैग भी लगाएंगे तो रिसीवर भी यहीं पे आएंगे। ठीक है, देन आपको यहाँ पे सर्विसेज का टैग मिलेगा, तो सर्विसेज भी आप जो बना रहे हो वो सबका इंक्लूजन यहाँ होगा। मतलब इन एंड आउट हर चीज का इंफॉर्मेशन इस भाई साहब को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा ना तो भले ही आपने कोड कर रखा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब वो ऐप रन हो रही होगी। यानी कि इसको एक और तरीके से अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो कि जब हम एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करते हैं हमारी एंड्रॉइड फोन के अंदर, तो वहां पे एक मैनेजर होता है। जैसी ऐप इंस्टॉल होती है ना तो ये वो फाइल को रीड करता है कि भाई इस ऐप को रन टाइम में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है और इनमें क्या क्या चीजें हैं। अब क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है मतलब उसका काम हुआ रिसोर्सेज, जैसे कि आपको इंटरनेट की जरूरत है, आपको कैमरा की जरूरत है इस ऐप के अंदर, आपको जीपीएस की जरूरत है, तो उन सब का इंक्लूजन भी यहाँ होता है, यूजर्स परमिशन, और इस तरीके से इतनी सारी परमिशंस होती हैं। ये सारी जो रिसोर्सेज है ना इनको यूज करने की परमिशंस है। अब इन परमिशंस में भी ना दो तरह की परमिशंस होती है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा परमिशन का कॉन्सेप्ट। मतलब कि हमारी ऐप के अंदर इंटरनेट बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, इंटरनेट तो यूजर के फोन में होता है, कैमरा यूजर के फोन में होता है, गैलरी यूजर के फोन में होती है, जीपीएस यूजर के फोन में होता है। हम ऐसा एक ऐप बना रहे हैं जिसमें इन रिसोर्सेज की हमको रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे आपको परमिशन डालनी पड़ेगी ताकि जब भी हमारी ऐप इंस्टॉल हो तो ये परमिशन मिल जाए। अब इतना आसान नहीं है कि अब आप ऐसे सोचोगे यार
इसमें तो यूजर का डेटा भी चोरी हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप परमिशन दे रहे हो रिसोर्सेज यूज करने की उसके फोन की, तो वो बैकग्राउंड में कुछ भी परमिशन तो यूजर को पता ही नहीं होती ना, जो फोन आपकी ऐप को यूज करेगा। तो 6 वर्जन से पहले ऐसे ही होता था, एंड्रॉइड 6 वर्जन से पहले जो भी परमिशन आप यहाँ दे रहे हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ जीपीएस का कॉन्सेप्ट। तो यूजर्स परमिशन एक होता है कोर्स फाइंड लोकेशन, एक्सेस कोर्स लोकेशन, यूजर्स परमिशन फाइंड लोकेशन। ठीक है, ये दो परमिशन आपको देनी पड़ती है जब भी आप मैप को यूज कर रहे हैं, जब भी आप जीपीएस को यूज कर रहे हैं, और मेनली जीपीएस को यूज करने के लिए ये वाली परमिशन तो बहुत नेसेसिटी है। ठीक है, अब आप समझो कि आप एक नॉर्मल ऐप बना रहे हो जिसमें जीपीएस का कोई रोल नहीं है, ठीक है, बट मैंने परमिशन डाल दी। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा स्मार्ट मूव कर रहा हूँ अपनी ऐप के अंदर कि यार तुम ऐप यूज करो, मैं बैकग्राउंड में तुम्हारा जो जीपीएस है उससे यूज करके तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर लूंगा, और ट्रैक करके मैं कुछ अपना जो भी मेरा कोई काम कर रहा होगा वो मैं काम करवाऊंगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर जब इनिशियली आया था तो वो क्या करता था, आपके कॉन्टेक्ट्स को ना फैच करता था बैकग्राउंड में। कॉन्टेक्ट्स का भी यहाँ पे परमिशन होता है, बिना परमिशन के आप कॉन्टेक्ट्स को भी यूजर के एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो वो भी परमिशन आपको यहाँ देनी पड़ेगी। अब 6 वर्जन के पहले अगर ये चीज होती तो वो क्या करता कि आपकी ऐप जैसी ट्रू कॉलर इंस्टॉल हुई तो वो सारी की सारी परमिशन इंस्टॉल होते वक्त ही मिल गई उसको। अब आपको तो पता ही नहीं बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बट वो आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स है उसने उसको एक्सेस कर लिया, वो सारे कॉन्टेक्ट्स को उसने अपने सर्वर पे भेज दिया। और आज ट्रू कॉलर इसी के बेसिस पे चलता है। आज तो एक बहुत बड़ा बल्क में उसके पास में यूजर्स आ गए हैं, तो पूरा पोर्टफोलियो दे देता है, वहां पे जाके आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, अपना जो भी डिटेल्स डालनी है वो डाल दो। तो आप उसको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए तौर पे मानने लग गए, आप उसको ऐसा मानने लगे कि ये हाँ सच में सही बताएगा, ये कॉन्टेक्ट जो बताता है मोस्ट प्रोबेबली एक्यूरेट बताता है, तो आप उसको एक आइडेंटिफाइड एक ऐप मानने लग गए। तो अब आप जाके खुद भी अपना वहां पे जाके खुद ही अपने कॉन्टेक्ट डालते हो, खुद ही अपने नेम डालते हो और वहां पे अपडेट करवाते हो, करते हो ना ऐसा। तो पहले क्या होता था, ऐसा नहीं था, तो वो आपके आप यूजर्स के जो भी कॉन्टेक्ट्स है ना उनको फैच करता था, अपने डेटाबेस में स्टोर करता था। फिर क्या होता था, एक तीसरे पर्सन पे जब कॉल आता था एक अननोन नंबर से, तो वो अपने डेटाबेस में चेक करता था कि ये नंबर कहाँ पे है, किसी नाम से है क्या। तो जो एक्यूरेट, कई लोगों ने कई नाम से सेव कर रखा होगा ना, जैसे आपके घर में भी मम्मी पापा ने बेटा नाम से सेव कर रखा होगा कॉन्टेक्ट को, या घर के नाम से कर रखा होगा, ठीक है, कुछ ने भाई के नाम से कर रखा होगा, कुछ ने फ्रेंड के नाम से रख रखा होगा, जो भी नाम है। बट मोस्ट प्रोबेबली जितने लोगों ने भी आपके फोन को मतलब अपने कॉन्टेक्ट को सेव कर रखा होगा, वो आपके एक्चुअल आइडेंटिटी जो है उसके नाम से कर रखा होगा। तो उसी के बेसिस पे एक रिजल्ट वो क्रिएट करता है कि यार इतने सारे रिजल्ट्स हैं, इतने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं इसके सेव्ड इन फोन्स के अंदर, और में ज्यादातर जो नाम आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है, ज्यादातर जो नाम आ रहा है वो रौनक आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई करेगा। और थोड़ा टाइम लेता है, अगर आप देखते हो तो एग्जैक्टली जैसे कॉल आता है ना उसी समय आपका ट्रू कॉलर नहीं आता है। ट्रू कॉलर 1-2 सेकंड के बाद में आपका एक पॉपअप दिखाता है और वो बताता है कि देखो ये हो सकता है इसका नाम, तो अगर आप इसको जानते हो इस नाम से तो ये वही बंदा होना चाहिए, तो आप उठा सकते हो। अगर आप नहीं जानते हो तो आप प्लीज मत उठाओ, मैसेज करके पूछ सकते हो। तो ये चीज हुई। अब इससे ये भी चीज हुई कि यार मेरे को एक इनसिक्योरिटी फील हो गई कि यार मेरे को बिना पता करे ही मेरा जो ऐप है जिसको मैंने इंस्टॉल किया है वो मेरे डेटा को एक्सेस कर रहा है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो 6 वर्जन के बाद में ऐसे, मैंने तो आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट का बताया। अब आप सोचो कि जब आप फेसबुक ओपन करते हो, फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हो, जैसे ही प्रोफाइल पिक्चर पे जाते हो वहाँ ऑप्शन आता है कैमरा और गैलरी, और आप गैलरी मोस्ट प्रोबेबली आप गैलरी को सिलेक्ट करते हो क्योंकि आपकी कोई अच्छी सी फोटो क्लिक कर रखी है जो आपने अपने गैलरी में स्टोर कर रखी है, तो वहां से आप फोटो को सिलेक्ट करवाओगे और अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर दोगे। मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। क्या आपको पता है कि जो गैलरी ओपन करनी है वो इतना आसान नहीं है। गैलरी ओपन करनी है तो उस ऐप को परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं इसके इंटरनल डेटा को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो अब सोचो कि अगर 6 वर्जन से पहले की चीजें को हम सोचे तो वहां पे ऐसी रिसोर्सेज की परमिशन भी उसने दे रखी है जो उस ऐप में रिक्वायर्ड ही नहीं, और मेरे को पता भी नहीं चलेगा, और मेरा ऐप जैसे ही ओपन होगा वो बैकग्राउंड में मेरे डेटा को फैच कर लेगा और मेरी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास में आ सकती है। तो 6 वर्जन के बाद में एंड्रॉइड ने क्या किया, 2 तरीकों में परमिशंस को बांट दिया। एक होती है रिस्की परमिशंस, एक होती है नॉन रिस्की परमिशन। ये जो जीपीएस की परमिशन है, कॉन्टेक्ट की परमिशन है, कॉल लॉग्स की परमिशन है, जिसमें सच में यूजर स्पेसिफिक डेटा जा रहा है, उसको हम रिस्की परमिशंस बुलाते हैं। और जो जिसमें कोई यूजर स्पेसिफिक डेटा नहीं जा रहा, जैसे कि इंटरनेट हो गया, कैमरा हो गया, तो इन सबको नॉन रिस्की बुलाया जाता है। तो अगर आप केवल कैमरा को यूज कर रहे हो तो आप परमिशन डाल दोगे, आपको कोई भी और एडिशनल काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्की परमिशन को लगा रहे हो तो यहाँ तो देना ही पड़ेगा। जैसे ये मैंने कर दिया ना, तो अब मेरे को जीपीएस नहीं मिलेगा केवल परमिशन डालने से। परमिशन डालने से ये गारंटी हो गई कि मेरे को इन परमिशन की रिक्वायरमेंट है, बट मेरे को अपने कोड के अंदर जब भी मैं वो काम करवा रहा हूँ
यहाँ पे देखो मेन एक्टिविटी में, जिस भी एक्टिविटी में वो काम करवा रहा हूँ जिससे कि मेरे को परमिशन का काम चाहिए, मेरे को उसका लोकेशन चाहिए, तो वो जब भी मैं लोकेशन वाला काम करूंगा ना, उससे पहले मेरे को एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, और कंडीशन में मेरे को एक पॉपअप शो करना पड़ेगा, चेक लगाना पड़ेगा कि ये परमिशन ग्रांटेड है कि नहीं है। अगर परमिशन ग्रांटेड है तो वेरी एंड गुड, आप सीधा आप आगे चले जाओ, और परमिशन ग्रांटेड नहीं है तो आप एक रन टाइम परमिशन डायलॉग बॉक्स को थ्रो करो। और वो आपने देखा होगा रियल लाइफ में, जैसे कि आप ओला ऐप यूज करते हो, उबर ऐप यूज करते हो, तो जैसे ही पहली बार आप ओला ऐप या उबर ऐप या जोमेटो स्विगी को ओपन करते हो, तो एक नीचे से बॉटम शीट आती है, पॉपअप आता है। पहले तो डायलॉग बॉक्स आता था, आज की अगर नई यूआई की हम बात करें तो नीचे से पॉपअप आता है जिसमें ऐसा ग्लोब बना हुआ होता है लोकेशन के केस में, और वहां पे ना लोकेशन के लिए वो एक जीआईएफ आ रही होती है, एनिमेशन आ रहा होता है, और नीचे ऑप्शन आ रहा होता है अलाउ वंस, अलाउ व्हाइल यूजिंग द ऐप, डिनाई। समझ रहे हो? तो आपको पता लग गया, यूजर को पता लग गया कि ये ऐप को लोकेशन चाहिए, आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो आप डिनाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो वहां पे डिनाई कर देगा पहली केस में कि यार मेरे को नहीं देना लोकेशन। तो फिर ऐप क्या करेगा, जैसे ही उसको रिवर्ट मिला कि ग्रांट नहीं हुई है, एक्सेस डिनाइड हो गई है, तो एक फिर से पॉपअप देगा कि देखो अगर आपको इस ऐप की बेटर फंक्शनिंग चाहिए तो उसके लिए आपको परमिशन देनी पड़ेगी, और आप उसको समझाओगे। तो इस तरीके का प्रोसेस हमको करना पड़ता है हमारी ऐप के अंदर जब भी हमको रिस्क की परमिशन दिलवानी होती है। तो रिस्क की परमिशन के लिए एडिशनल चीज होगी, तो यूजर को पता है कि ओला ऐप है, उबर ऐप है, इनको हमारी जीपीएस की लोकेशन चाहिए और जीपीएस का एक्सेस हमको देना पड़ेगा। अगर हम देंगे तो उससे वो हमारी बेटर जो एक्यूरेट हमारी जो लोकेशन है, प्रिसाइज लोकेशन है, उसको दूसरे जो भी हमारा बंदा है जो हमको सर्विस प्रोवाइड करेगा, जैसे ओला में जो कार वाला है जो भी हमको पिक करने आएगा, जोमेटो वाला है जो हमको खाना देने आएगा, तो उनको हमारी लोकेशन नहीं पता होगी तो हमको कैसे वो चीज को एड्रेस करेगा और हमको लाके पहुंचाएगा। तो इसीलिए एड्रेस बहुत जरूरी है, और ये यूजर के दिमाग में भी आ गया। तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क्स इन एंड्रॉइड। ठीक है, तो ये सारी परमिशन जो होगी ना वो भी आपको यहाँ देनी पड़ेगी। तो ये एक पूरा फुल पैकेज आपका फाइल होता है जिसमें हर एक चीज की डिटेल आपकी ऐप के रिगार्डिंग रिगार्डिंग सब आपको मेंशन करनी पड़ती है। और ये एक हैंडशेक फाइल होती है, जैसे ही आपका ऐप इंस्टॉल होता है तो सबसे पहले जिसकी बात होती है वो मैनिफेस्ट फाइल होती है। तो कई बार आपने देखा होगा रिवर्स इंजीनियरिंग जब हम करते हैं तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस फाइल को ढूंढते हैं और पता करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें यूज में आ रही है और कितनी कितनी स्क्रीन है, कितनी एक्टिविटीज है। बट जैसे कि मैंने बोला, हम आगे प्रोगार्ड फाइल्स को यूज करेंगे, और भी बहुत सारे चीजें हम एनक्रिप्शन लगा सकते हैं जिससे कि हम इस फाइल को सेफ रख सकते हैं। अगर कोई रिवर्स इंजीनियरिंग भी करे तो उसको डेटा मिलेगा, लेकिन वो एक जगह पे नहीं मिलेगा, बहुत स्कैटर्ड वे में मिलेगा और एक अलग लैंग्वेज में मिलेगा। उसको डिकोड करना काफी मुश्किल हो जाएगा एक नॉर्मल हैकर के लिए या एक नॉर्मल बंदे के लिए। उसके लिए बहुत ज्यादा R&D करनी पड़ेगी। उसके बाद भी जरूरी नहीं कि 100% वो चीज को एक्सट्रैक्ट कर सके हमारे उस रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस से। बट दिस इज द मेन फाइल विच वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो ये आपको फाइल मिलती है मैनिफेस्ट के अंदर इस जगह पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है। यहाँ पे जो भी आपको अपनी ऐप के रिगार्डिंग चेंजेस करने हैं जो इन इंस्टॉल होने के बाद में यूज में आएंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ आपको प्रोवाइड की जाएगी। देन दूसरा जो फोल्डर है वो आपका जावा नाम से है। ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ पे जावा की क्लासेस होती थी, जावा फाइल्स क्रिएट होती थी, तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो इसको जावा ही रहने दिया। और इसके अंदर अब क्योंकि हम कॉटलिन को यूज कर रहे हैं, आप जावा को भी यूज कर सकते हो, अब हम कॉटलिन को यूज कर रहे हैं तो कॉटलिन वाली फाइल्स भी यहाँ होगी। डिफरेंस क्या होगा, देखो सी, ये सी स्टैंड्स फॉर क्लास है, ये क्लास है, ये साइन दिख रहा है आपको अगर आपको विजिबल है, और उसके आगे ना एक कॉटलिन का लोगो है। इससे आपको ये पता लग जाएगा कौन सी कॉटलिन की क्लास है, और जिसके आगे ये लोगो नहीं होगा वो जावा की क्लास है। आप जावा की क्लास भी क्रिएट कर सकते हो ऐसे। तो ये जावा की क्लास क्रिएट होगी, देखो सिंपल सी क्लास का लोगो आया और ये क्लास है। आप ऐसे मल्टीपल चीजें और भी क्रिएट कर सकते हो, इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आइकन्स चेंज हो जाते हैं, आइकन से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसी क्लास है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल जावा की क्लास हो गई और ये हमारी कॉटलिन की क्लास हो गई। अब समझते हैं कि ये फोल्डर का आर्किटेक्चर क्या कहता है हमको। तो ये कहता है कि जो भी आपका बिजनेस लॉजिक रिलेटेड जो भी काम है ना, वो इस पर्टिकुलर फोल्डर में होगा जो कि जावा नाम से होगा। और इसमें भी तो कुछ 3 पैकेजेस हैं। ये पैकेजेस क्या है, जो आपने स्टार्टिंग में दिए थे, याद है मैंने आपको जब एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो मैंने आपको बताया था कि आपका एक पैकेज नेम होगा जो यूनिक होना चाहिए। याद है, जो जो अपन जैसे फेसबुक का अगर देखे तो फेसबुक का क्या है, com.facebook.katana। तो उसके जितनी भी फाइल्स पड़ी होगी ना, जितनी भी क्लासेस क्रिएट की उसने कोडिंग करते वक्त, हालांकि फेसबुक एंड जो हमारा इंस्टाग्राम है वो रिएक्ट नेटिव पे बना हुआ है। हम व्हाट्सएप की बात करते हैं तो व्हाट्सएप में com.whatsapp है, तो उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर हमारी जितनी भी व्हाट्सएप की कोडिंग होगी, जो भी मेन कोडिंग होगी, वो सारी क्लासेस कहाँ पड़ी होगी, उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर होगी। और जब हम बात भी करते हैं ना जावा की, कॉटलिन की, तो इनका जो आर्किटेक्चर होता है ना क्लासेस का, वो भी ऐसा ही होता है। जावा के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या होता है, पैकेजेस होते हैं। हर पैकेजेस के अंदर मल्टीपल क्लासेस होती है, तो इसी पैकेज को यूनिक कर दिया जाता है
कि आप इसी पैकेज को यूनिक बना दो तो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, सेम ही है। तो जो आप पैकेज पहले डिसाइड करते हो ना, इस नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा। अगर आप जाके इसके पाथ पे जाना चाहो ना कि भाई ये प्रोजेक्ट कहाँ पड़ा है, तो राइट क्लिक करो, ओपन इन फाइंडर में चले जाओगे तो ये ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसको लिस्ट व्यू में दिखाऊं आपको तो ये देखो, अब पहले जावा में जाते हैं तो आपको समझ में आएगा। ओपन इन फाइंडर, हाँ जावा का फोल्डर है, जो कि जैसे ही मैं टैप करूंगा तो कॉम नाम से एक फोल्डर है, कॉम में जैसे ही टैप करूंगा तो डब्ल्यू एस क्यूबटेक नाम का फोल्डर है, डब्ल्यू एस क्यूबटेक में वॉल कोस्टर नाम का फोल्डर है, और ये हमारी टेस्ट फाइल पड़ी है जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेड है। ठीक है, अगर मैं ऐप में जाऊं तो आपको समझ में आएगा। ओपन इन फाइंडर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ऐप के अंदर हम जाएंगे तो हमको लिब्स और सोर्स मिल रहा है। सोर्स के अंदर हम जाएंगे तो ये देखो एंड्रॉइड टेस्ट, मेन और टेस्ट। अब इनका रोल भी मैं बताऊंगा। पहले हम आते हैं मेन के अंदर। मेन के अंदर आप पाओगे मैनिफेस्ट फाइल है, जावा है और रिसोर्स है। जावा के अंदर आपको दिखेगा कॉम डॉट डॉट, मतलब उसके अंदर डब्ल्यू एस क्यूबटेक, डब्ल्यू एस क्यूबटेक डॉट, उसके अंदर वॉल कोस्टर, वॉल कोस्टर के नाम से एक फोल्डर होगा, उसके अंदर ये आपकी सारी फाइल्स होगी। तो जो आपको पैकेज दिखता है ना, वो एक्चुअल में 3 फोल्डर्स का एक कॉम्बिनेशन है। कॉम नाम का एक फोल्डर होगा, फिर डब्ल्यू एस क्यूबटेक नाम का एक फोल्डर होगा, फिर वॉल कोस्टर नाम का एक फोल्डर होगा। और जरूरी नहीं कि आप 3 प्रोसेस लो, आप 2 भी ले सकते हो। एक डॉट आना जरूरी है पैकेज के अंदर, ठीक है। अब बिना, अगर आप एक डॉट भी नहीं लोगे तो पैकेज क्रिएट नहीं होगा, एक डॉट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे कॉम डॉट रौनक किया तो वो भी चलेगा, कॉम डॉट वॉल कोस्टर किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, कॉम के अंदर ही सीधा वॉल कोस्टर आ जाएगा, उसके अंदर आपकी सारी फाइल्स पड़ी होगी। तो अब ये क्या चीजें हैं, ये जो आप यहाँ पे बता रहे थे कि यार ये 3 फोल्डर्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं जावा के, अगर हम देखें तो 3 इंस्टेंसेस क्रिएट हो गए यहाँ पे, और सब में अलग अलग पड़ा है। तो इन दोनों जो फाइल्स है ना, देखो इनके पीछे ग्रीन कलर का लाइन आ रहा है, ठीक है। ये टेस्टिंग के लिए यूज में आती है। जब हम टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे, यूनिट टेस्टिंग क्रिएट करेंगे, तो हम इन पर्टिकुलर फाइल्स को, इन पर्टिकुलर पैकेजेस को यूज करेंगे, ठीक है। अनटिल अनलेस दिस फाइल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। आपका जो मेन मोटिव है वो इस पर्टिकुलर फाइल से होगा। जो भी आप कोड लिख रहे हो, बिल्डिंग कर रहे हो, बिल्डिंग प्रोसेस में सारा यही रहेगा। टेस्टिंग के वक्त हम इन पर्टिकुलर फोल्डर्स को, फाइल्स को देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप जाके इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर का स्ट्रक्चर वापस से देखेंगे ना, तो आपको 3 फोल्डर भी मिलेंगे। तो फाइंडर में जाते हैं और मैं वापस सोर्स में आता हूँ, ठीक है। तो देखो एक एंड्रॉइड टेस्ट नाम से है, और इधर देखो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, एंड्रॉइड टेस्ट आ रहा है, एक टेस्ट नाम से, ठीक है। तो जो हमारा ये है ना बाय डिफॉल्ट, ये मेन है, दिस इज आर मेन, मेन वाला फोल्डर, ठीक है। वापस आते हैं हम इसके अंदर, यहाँ पे हम देखें, कुशाल इस ड्राइंग को यार क्लियर करो, एक सेकेंड ना। तो यहाँ पे आपको देखो सोर्स के अंदर 3 फोल्डर्स मिल रहे हैं, एक एंड्रॉइड टेस्ट, एक मेन, और एक आपका फिर से टेस्ट। टेस्ट के अंदर भी आप देखोगे सेम पैकेज बना हुआ है, इसीलिए आप पाओगे कि सबका जो पैकेज नेम है, पैकेज जो पार्ट है वो सेम है, क्योंकि ये इसी के रिगार्डिंग हम टेस्ट केसेस बनाते हैं। तो इसी फोल्डर के अंदर, पैकेज के अंदर ये हमारी टेस्ट फाइल्स क्रिएटेड होती है, ठीक है। तो इनके पीछे आपको ग्रीन दिखेगा, दैट मींस इनको अभी इनिशियल लेवल पे आपको डिस्टर्ब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे, टेस्ट बिल्ड करेंगे, हमको मॉड्यूल टेस्टिंग करनी होती है, हमको यूनिट टेस्टिंग करनी होती है। हम हमारे प्रोजेक्ट को टुकड़ों में तोड़ के उनके ऊपर टेस्ट केसेस बिल्ड करते हैं, जिससे कि हम टेस्ट कर सके कि ये पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है वो किस तरीके से इफेक्टिवली वर्क कर रहा है हमारे ऐप के अंदर। कहीं ये बैटरी कंजप्शन ज्यादा तो नहीं कर रहा है, कहीं ये हमारा पावर कंजप्शन ज्यादा तो नहीं कर रहा है, या मेमोरी कंजप्शन ज्यादा तो नहीं कर रहा है। हमने कोई ऐसे कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज कर दिया है जिनको जैसे ही वो कंपोनेंट क्लोज होता है तो हमने उनको रिलीज नहीं किया है। कई बार क्या होता है ना कि हमको जिसकी जरूरत पड़ी, फॉर एग्जांपल हमको मीडिया प्लेयर, कल को हमको एक क्या काम करना है कि हमको मीडिया, हमारी ऑडियो फाइल को प्ले करना है। तो ऑडियो फाइल को प्ले करने के लिए हमको एक मीडिया प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने मीडिया प्लेयर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आगे आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। आप ऐसे समझो कि उसको यूज करने के लिए हमने एक मेमोरी एलोकेट करी रन टाइम में। वो जो मेमोरी एलोकेट हुई तो रन टाइम में उसको एक स्पेस एक्वायर्ड हो गई। अब हमारा गाना भी प्ले हो गया और हमने वो स्क्रीन भी बंद कर दी, हम दूसरी स्क्रीन पे भी आ गया हमारा यूजर। बट जो हमने मीडिया प्लेयर को इनिशियलाइज किया था, एक मेमोरी एलोकेट करी थी, तो उसको हमने रिलीज नहीं किया, वो अभी भी ब्लॉक्ड है। वो एक मेमोरी ब्लॉक उसके पास में अभी भी है, और अभी उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं करंटली। तो इस केस में हमको ये सारी चीजें बिल्ड करनी होती है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, उनको मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, तो जब वो चीज क्लोज हो जाए, डिस्पोज हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस समय हम उन चीजों को रिलीज कर दे जो कि आगे यूजर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये जो हमारा बैटरी कंजप्शन है, पावर कंजप्शन है, मेमोरी कंजप्शन है, इन सारे के केस
समझने के लिए, इनको और बेटर एफिशिएंटली यूज करने के लिए हमको कई टाइम पे ना टेस्ट केसेस क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। और भी तरीके के लिए यूज में आते हैं जो हम टेस्ट केसेस जब क्रिएट करेंगे तो हम सीखेंगे, तो उस समय इन पर्टिकुलर फोल्डर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अभी हमको सिर्फ जो मेन हमारा फोल्डर है वो ये है, दिस इज आवर मेन पैकेज, जिसके अंदर आपको जितनी भी क्लासेस आपको क्रिएट करनी है कॉटलिन की, जावा की मैंने आपको करके दिखाई है, बट हम जावा की नहीं करेंगे। और मैं आपको बताऊं, जावा एंड कॉटलिन आर इंटरऑपरेबल। दैट मीन्स के आप कोई भी, जैसे एक क्लास में आपने जावा का कोड कर रखा है और एक क्लास में आपने एक्टिविटी के अंदर कॉटलिन का कोड कर रखा है, तो इनको क्या आपस में नेविगेट करवा सकते हैं, इनमें एक पूरी ऐप बिल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल आप ऐप बिल्ड कर सकते हो, बट एंड्रॉइड कहता है, प्रीफर करता है कि या तो पूरा आप जावा में बनाओ या पूरा आप कॉटलिन में बनाओ, क्योंकि इसमें चांसेस है प्रॉब्लम क्रिएट होने की। बट क्योंकि ये इंटरऑपरेबल है तो आपको कोडिंग करते वक्त, आपको ऐप चलाते वक्त प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बट टू बी स्पेसिफिक, मैं ये चीज इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि हम कभी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करें तो हम स्टार्टिंग से अगर उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक लैंग्वेज को प्रीफर करते ही स्टार्ट करेंगे। ये चीजें कहाँ होती है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक प्रोजेक्ट जावा में बना हुआ है 2 साल पहले। अब जो क्लाइंट है वो कह रहा है कि यार मार्केट में ना अभी कॉटलिन चल रही है और मैं चाहता हूँ कि मेरा कोड का आर्किटेक्चर चेंज हो जाए और लैंग्वेज जो हम जावा को यूज कर रहे हैं उसकी जगह कॉटलिन आ जाए। तो उसने कहा ठीक है, कंपनी ने कहा मैं कर दूंगा, टाइम लगेगा 1 महीने का, जितना भी पूरा कोड है आपका पूरा का पूरा स्विच होगा, और उनको वापस से टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी कि भाई फंक्शनिंग तो होनी चाहिए ना, प्रॉपर फंक्शनिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सारा चीज आया कि नहीं आया, ऐप परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको टाइम लगता है। तो वो टाइम के बाद में जब क्या होगा, आधी आधी चीजें मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज हम उसको तोड़ेंगे और उनको एक एक करके हम कन्वर्ट करेंगे, फिर उनके ऊपर टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे और टेस्टिंग करेंगे कि भाई ये मॉड्यूल तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। फिर दूसरे मॉड्यूल पर जाएंगे, उसको कॉटलिन में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे ये मॉड्यूल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और कई बार टेस्ट केसेस की इसलिए भी जरूरत होती है कि हमारी ऐप हमने बना दी, मार्केट में लॉन्च कर दी और सही चल रही है, अब हमारी एक रिक्वायरमेंट आई कि हमको एक नया फीचर ऐड करना है, तो ठीक है हम नया फीचर ऐड करने लग गए और नया फीचर ऐड कर दिया, उसको टेस्ट करना है, सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, उस नए फीचर को टेस्ट करना है, पूरी ऐप को टेस्ट नहीं करना है। तो उस केसेस भी हम यूनिट टेस्टिंग करेंगे, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को हम टेस्ट करेंगे अलग से, ताकि इसकी फंक्शनैलिटी, इसकी एफिशिएंसी हमको पता चल सके, इसी के ऊपर हम मेहनत करें और इसी को हम और इंप्रूवाइज करें, क्योंकि पूरा ऐप तो हमारा इंटीग्रेटेड है, वो सही से चल रहा है, बस ये टेस्ट होने के बाद में हम उसको कंबाइन कर देंगे और फिर एक फुल ऐप टेस्टिंग होगी और फिर ये ऐप लॉन्च, मतलब अपडेट दे दिया जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर। इस तरीके से फंक्शनिंग होती है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी स्टेजिंग भी होती है, डिबग स्टेजिंग, नॉर्मल स्टेजिंग, ठीक है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे फंक्शनिंग करते हैं। तो ये वो फोल्डर होता है जहाँ पे आपका बिजनेस लॉजिक वाला पार्ट रहेगा, मतलब एक्टिविटी का जो बिहाइंड द सीन काम होगा ना, कि भाई यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्या क्लिक करना है, बटन की क्लिक पे क्या क्या एक्शन परफॉर्म होगा, कैसे हम एपीआई कॉलिंग्स करेंगे, सारा कुछ यूआई रिलेटेड तो होगा ही होगा, और इसकी कनेक्टिविटी भी हम इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में ही करेंगे, ठीक है। फिर हम लेयर्स जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2-3 कंपोनेंट्स और आ जाएंगे, जैसे कि व्यू मॉडल आ जाएगा, रिपोजिटरी आ जाएगा। तो हम इन लेयर्स को बिल्ड करते हुए हमारे डेटा को अलग करेंगे, डेटा लॉजिक को अलग करेंगे, डेटा लेयर अलग करेंगे और यूआई लेयर अलग करेंगे। तो यूआई पे जो भी डेटा को अपडेट करना है, यूआई पे डेटा को फैच करके दिखाना है, तो वो सारा काम जो होगा वो आपका यही होगा इस एक्टिविटी के अंदर। तो ये आपको यहाँ इस पर्टिकुलर फोल्डर में मिलेगा। अब हम आते हैं दूसरे और मतलब तीसरे फोल्डर पे, जो कि है रिसोर्स फोल्डर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर है, ये पूरा यूआई रिस्पेक्टिव है, मतलब यूआई से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको रिक्वायर्ड है ना, वो इस फोल्डर में मिलेगी आपको। रिसोर्स का मतलब ही यही है कि जो आपके ऐप के अंदर के रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है आपकी यूआई को बिल्ड करने के लिए, वो रिसोर्सेज फोल्डर में आपको मिलता है। अगर हम देखें तो बाय डिफॉल्ट ये 5 भागों में डिवाइडेड है, अगर आप यहाँ देखो तो कोई जरूरी नहीं है 5 ही रहे, आप आगे और भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे जाके न्यू रिसोर्स डायरेक्टरी, और इतने सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में। आगे हम मेन्यू क्रिएट करेंगे तो मेन्यू के लिए हम एक अलग फोल्डर क्रिएट करेंगे। रॉ फाइल्स, जैसे हम लोटी एनिमेशन करेंगे तो लोटी एनिमेशन जो हमको मिलता है, आगे आपको समझ में आएगा, तो उसका एक जेसन फाइल होता है, तो जेसन फाइल्स आर प्लेस्ड इन रॉ फोल्डर, ठीक है। देन वैल्यूज, एक्सएमएल, इनका हर एक का अलग अलग रोल होता है। कलर की एक आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, ड्रॉएबल का करना है, तो ये सारी चीजें आपको रिसोर्स टाइप के अंदर डिफाइन करके आपको उसका रिसोर्स डायरेक्टरी रिक्वायर्ड मतलब क्रिएट करना पड़ेगा। अभी जो बाय डिफॉल्ट आता है ना, ये वो फोल्डर्स हैं जो बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड रहते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं जो हमको रन टाइम में रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि मेरे को ऑडियो फाइल प्ले करनी है, तो ऑडियो फाइल कहाँ प्लेस करें, तो वहां पे रॉ फाइल, जो रो फोल्डर होगा ना, उसके अंदर हम हमारी MP3 फाइल, MP4 फाइल्स वो रखेंगे। ये भी हो सकता है कि हम जो MP3 फाइल है, हमारी इमेजेस फाइल है, वो नेट से मंगाए। कुछ केसेस में क्या होगा कि भाई हमको इनबिल्ट स्टैटिक डालनी पड़ेगी, कुछ केसेस में क्या होगा कि कंटेंट बाहर से आ रहा होगा, जैसे कि आइकन है, तो आइकन हम इंटरनेट से लोड नहीं करवाएंगे, वो तो हमारी यूआई का ही पार्ट है। लेकिन अगर हम कोई न्यूज दिखा रहे हैं हमारी ऐप के अंदर, तो न्यूज में न्यूज की डिटेल के साथ में न्यूज की पिक्चर्स भी आती है, तो वो पिक्चर्स हम यहाँ नहीं डाल सकते ड्रॉएबल में, क्योंकि न्यूज तो अपडेट होती रहेगी, तो पिक्चर भी कहां से आएगी, हमारे
सर्वर से आएगी, जहां पे डेटा अपडेट कर रहा है सर्वर पे हम अपडेट करेंगे, और हमारी यूआई के अंदर हमने एक लॉजिक बिल्ड कर रखा है ऐप के अंदर कि एक एपीआई कॉल होगी और वो हमारे सर्वर को कनेक्ट करेगी, और जो भी लेटेस्ट न्यूज होगी वो वहां से फैच करके हमारी ऐप में दे देगी, और हमारी ऐप के अंदर वो जो डेटा आएगा, एक्चुअल में वो डेटा पहले एक्सएमएल फॉर्मेट में आता था, आजकल आता है जेसन फॉर्मेट में, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये सारी चीजें हम सीखेंगे जब हम एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे वाया रेट्रोफिट, तो हम ये काम करने वाले हैं। तो वो जो डेटा आएगा ना, उसमें हमारी इमेज का पाथ भी आ रहा होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो डेटा को फैच किया, फिर जेसन को पार्स किया, फिर जो डेटा जहां दिखाना है उसके हिसाब से हम डेटा का पॉपुलेशन यहाँ पे करेंगे, और अगर हमको लिस्ट में दिखाना है तो हम रिसाइक्लर व्यू के एक एडेप्टर होता है उसके अंदर हम ये सारा काम करेंगे, और उस यूआरएल को हम क्या करेंगे, पहले तो उस यूआरएल पे जो इमेज पड़ी है उसको लाएंगे, और हमारी इमेज व्यू के ऊपर जो हमारा इमेज विजिट होता है, जहां पे इमेज दिखती है वहां पे सेट कर देंगे। तो आप कई बार देखते हैं कि उनको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मिली सेकेंड्स का। वो इसलिए होता है क्योंकि नेट से डेटा फैच होगा, फैच होने के बाद में वो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होकर इमेज के ऊपर दिख जाएगा। तो ये सारा काम हमको ही करना होता है, और ये सारा काम हम इन लेयर्स पे करेंगे, इन एक्टिविटीज के अंदर करेंगे। लेकिन तो ये जो ड्रॉयबल है वो क्या है कि यहाँ पे अगर आपको डिफॉल्ट कोई इमेज दिखानी है आपके ऐप के अंदर, जैसे लॉगिन है तो लॉगिन पेज के ऊपर जो यूआई है उस यूआई के बैकग्राउंड में कोई इमेज दिखानी है, सपोज दैट आपने देखा होगा ना, तो वो इमेज कहाँ से आती है, वो इमेजेस जितनी भी रिक्वायर्ड है ना आपको अपने पूरे ऐप के अंदर स्टैटिकली, मतलब बिना इंटरनेट के जो भी इमेजेस रिक्वायर्ड है वो सारी आप ड्रॉयबल में प्लेस कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे आपकी ऐप का लोगो से लेके आपके ऐप के बैकग्राउंड तक की सारी इमेजेस होगी, यानी कि जेपीजी फाइल, जेपीईजी फाइल, वेब पेज फाइल, देन आपकी होती है पीएनजी फाइल, एसवीजी फाइल, वो सब की सब आपको ड्रॉयबल में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास कोई इमेज पड़ी है डाउनलोड्स में, जैसे कि ये इमेज है, इसको हम करते हैं कॉपी और यहाँ आते हैं ड्रॉयबल में कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के वक्त ही ये मेरे से दो फोल्डर्स के बारे में पूछ रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत अच्छे से, क्या हो रहा है, एंड्रॉयड बहुत अच्छे से जानता है कि आपका जो ऐप है ना, आप जो ऐप बिल्ड कर रहे हो वो एंड्रॉयड पे चलेगा, लेकिन एंड्रॉयड को जो यूजर यूज कर रहे हैं उनके डिफरेंट साइजेस होंगी। कोई छोटे फोन होगा, किसी के पास बड़ा फोन होगा, किसी के पास और बड़ा फोन होगा, कोई टैब पे चला रहा होगा। तो वो ये कहता है कि आप क्या करो, आप अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट कर लो। ये लेआउट्स में भी कहेगा वो, ठीक है, आप क्या करो, अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट कर लो, छोटी साइज के लिए अलग फोल्डर, बड़ी साइज के लिए अलग फोल्डर, उससे भी बड़ी साइज के लिए अलग फोल्डर, और भी बड़ी साइज है तो उसके लिए अलग फोल्डर। तो ऐसे 5-6 फोल्डर्स बनाने के लिए वो हमको बोलता है, और कहता है कि भाई छोटे फोन के लिए छोटी इमेज साइज लो, बड़े फोन के लिए बड़ी इमेज साइज लो। और इस तरीके से आपको ये जो ऑप्शन दे रहा है ना बाय डिफॉल्ट ड्रॉयबल, ड्रॉयबल V24 का, वो बाय डिफॉल्ट दे रहा है। इसके अलावा भी आप और फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो ड्रॉयबल नाम से, जिसमें आप अलग अलग क्या करोगे, इमेजेस को, सेम इमेजेस लेकिन उनके डायमेंशंस अलग होंगे, उनमें आप स्टोर करोगे। बट जो हमारा डिफॉल्ट होता है वो ये होता है, और मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये थोड़ा रिडंडेंट काम है, इसमें आपको प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। जैसे एक इमेज है तो 5 फोल्डर्स में डालनी है तो 5 इमेजेस आपको लेनी पड़ेगी। और ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारे पास में अगर सपोज करो 20 इमेजेस है तो हमको 100 इमेजेस लेनी पड़ेगी अलग अलग साइजेस की। ये तरीका भी सही है, बट इसमें मेरे को लग रहा है कि मेरे को 20 इमेजेस करनी पड़ेगी, और अगर हम एपीके की साइज देखें तो एपीके की साइज बढ़ जाएगी। तो एंड्रॉइड ने एक नई चीज निकाली विच इज ऐप बंडल। तो वो ऐप बंडल में क्या करता है कि भाई आपने फोल्डर्स अलग अलग बनाए होंगे, तो जैसे अगर हम इस तरीके से सोचे कि हमने 100 इमेजेस डाल दी, क्योंकि मेरे को 20 इमेजेस चाहिए थी अलग अलग फोल्डर में, छोटी साइज से लेके बड़ी साइज तक की सारी इमेजेस है, तो 100 इमेजेस है, एक्चुअल में यूज आएगी 20 इमेजेस दी, तो 80 इमेजेस एक फोन के लिए तो इररिलेवेंट है। अगर छोटा फोन है तो छोटी इमेजेस आएगी, बची हुई जो बड़ी इमेज है उससे भी बड़ी इमेज है तो वो 80 इमेजेस तो उसके लिए कोई काम की नहीं है। तो ये एपीके की साइज को बढ़ा रहा था, तो एंड्रॉइड ने एक नया फीचर निकाला ऐप बंडल। ऐप बंडल क्या करता है, रन टाइम में ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा फोन है जो इस पर्टिकुलर ऐप को इंस्टॉल कर रहा है। तो ऐप बंडल डिवाइड कर देता है अलग अलग एपीके के अंदर कि भाई ये छोटे फोन के लिए ये फोल्डर को हमको सेलेक्ट करना है, बड़े फोन के लिए ये फोल्डर को सिलेक्ट करना है, उसी का एक कम्युलेटिव एपीके क्रिएट करता है और आपकी ऐप में इंस्टॉल कर देता है। तो आपकी जो एपीके की साइज होती है ना वो रिड्यूस्ड ही रहती है। बट ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई यूजर के एंड पे, लेकिन जब हम कर रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है कि यार मेरे को 100 फाइल्स तो क्रिएट करनी पड़ेगी 20 इमेजेस के लिए। तो हम क्या करेंगे, आगे डायमंड फाइल्स को यूज करेंगे, हम एक ही इमेज को लेके उनको रन टाइम में साइजेस बड़ी छोटी करने की कोशिश कर सकते हैं, और वो भी एक इफेक्टिव वे है, तो आपका काम और टाइम बच जाता है। तो वो तरीका भी देखेंगे, ये तरीका भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी बाय डिफॉल्ट क्या करना है, बाय डिफॉल्ट जो आपका मेन फोल्डर होता है वो होता है ड्रॉयबल फोल्डर। तो आप इसको सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। ओके करते ही आपसे आपके नाम पूछेगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी एक बार बताया होगा, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ, रिसोर्स वाला जो फोल्डर होता है ना, ये इसकी अपनी एक कंडीशन होती है। रिसोर्स फोल्डर कहता है कि मेरी एक कंडीशन है कि आप इस रिसोर्स फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल इंसर्ट करें तो मुझसे वादा करो कि जब भी आप इंसर्ट करोगे तो जो भी फाइल का नाम दोगे आप, उसमें ना आप एक चीज का ध्यान रखना कि ये चीजें आपको नहीं करनी है। फाइल नेम नॉट
शुड नॉट स्टार्ट विद नंबर से स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए, नंबर से स्टार्ट विद नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन दूसरी चीज, ये तो फर्स्ट हो गया हमारा। दूसरा पार्ट, कैपिटल लेटर्स कहीं नहीं होने चाहिए, कहीं भी नहीं। ऐसा नहीं स्टार्टिंग में नहीं, बीच में भी नहीं होना चाहिए, बाद में भी नहीं होना चाहिए, लास्ट में भी नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में भी नहीं होना चाहिए, सबके सब स्मॉल होने चाहिए। तीसरी चीज, स्पेसेस आर नॉट अलाउड, स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चौथी चीज, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप कहीं नहीं लगाएंगे, ये मुझसे वादा करो। और स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ एक चीज एक्सक्लूडेड है, वो है हमारी अंडरस्कोर। यू कैन यूज अंडरस्कोर इन द प्लेस ऑफ स्पेसिंग। जब आप स्पेस कर रहे हो तो अंडरस्कोर भी आपका एक स्पेशल कैरेक्टर है, लेकिन वो स्पेसेस के केस में रिलेवेंट है कि जब आपको कोई भी इमेज का नाम देना है, जैसे कि अब मैं इमेज के नाम देने के भी आपको तरीके बताता हूँ। IMG और जो भी आपका इमेज का नाम है, इस तरीके से कर सकते हो। आइकन है तो IC लगा दो, अंडरस्कोर दे दो, और जो भी उसका काम है, जैसे IC लोगो, ये हमारा logo.png है, ठीक है। इमेज, ये मेन बैकग्राउंड, बी कैपिटल नहीं आएगा, BG.jpg। तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हो, ये एक बेटर तरीका है जब आप इमेजेस को लगाते हो। ये आगे लगाना की कोई जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। आप BG.jpg भी करोगे ना तब भी चलेगा, आप कंडीशंस में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको फॉलो किया है आपने। बट ये आगे लगाने से आप इस तरीके से क्लियरेंस मिल जाएगी आपको कि ये इमेज है या ये ट्रांसपेरेंट फाइल है। अगर कोई ट्रांसपेरेंट है तो वो आइकन होगा, तो IC स्टैंड्स फॉर आइकन, इमेज स्टैंड्स फॉर नॉर्मल इमेजेस। एंड कोई भी चीज अगर इमेज है तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में लग रही होगी, तो BG लगाना जरूर आप प्रीफर करेंगे, ताकि हमको हमारे फोल्डर के अंदर से ही इमेज के नाम से ही पता लग जाए कि इमेज कैसी है, खोल के चेक नहीं करना पड़े। IC है तो मतलब आइकन के लिए यूज में आ रही है, ठीक है। इमेज है मतलब कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में यूज आ रही होगी, और बैकग्राउंड में भी कहीं अलग अलग होगा, लॉगिन बैकग्राउंड, ठीक है। देन आपका डैशबोर्ड बैकग्राउंड, होम बैकग्राउंड, प्रोफाइल बैकग्राउंड, जहां पे भी आपको लगाना है, तो ये BG लगा के आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। और इनमें आप आइकन्स के लिए, इमेजेस के लिए हम यूज कर सकते हैं JPG, JPEG जिसको कहते हैं, और JPG। और आइकन्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, यू कैन प्रीफर फॉर PNG एंड SVG। आगे मैं आपको SVG का रोल बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आइकन के केस में इमेज तो हमारी बड़ी हो सकती है, उसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आइकन छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे हम, SVG वेक्टर एसेट होता है, इस वेक्टर एसेट को यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि यूजर कितना भी स्केल कर दे अपनी स्क्रीन को, तो उसके हिसाब से अगर हमारा आइकन साइज भी बड़ा होगा ना, तो कभी हमारा आइकन फटेगा नहीं। इसको कहते हैं आइकन का ब्लर होना। ब्लर क्यों होता है कि जब हमारा आइकन जो है वो बहुत छोटी साइज का और वो स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच होने से उसके पिक्सल्स दिखने लग जाते हैं। जब उसके पिक्सल्स दिखने लग जाते हैं ना, तो हमारी इमेज ब्लर टाइप दिखने लग जाती है। आपने कई बार व्हाट्सएप में भी देखा होगा, लो रिजोल्यूशन इमेज को एज अ GIF सेंड करते हो आप, तो वो कैसी फट जाती है, ब्लर ब्लर जैसा होने लग जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उसकी जो डायमेंशन है वो बहुत छोटी है, और आपने उसको बहुत ही बड़े चीज में स्ट्रेच कर दिया है, तो वो प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में हम SVG को यूज करते हैं। और अगर SVG नहीं मिलती तो हम PNG के अंदर हाईएस्ट रिजोल्यूशन हम यूज करते हैं 512 by 512। और इमेज के अंदर जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन होता है वो 1024 × 1024 को यूज करते हैं। इट कैन बी चेंज कि अगर आपका ऐसा है तो 1024 × 768 हो सकता है, ठीक है। और अगर आपका स्क्वायर इमेज है तो 1024 × 1024 होता है, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। तो वापस आता है, इसमें आप नाम दे रहे हैं तो हाँ, वेब पेजेस भी अब नई चीजें आई हैं तो आप उनको भी लगा सकते हो, बट मैं प्रीफर नहीं करता। आप JPG या PNG फॉर्मेट में या SVG फॉर्मेट में ही अपनी इमेजेस को रखें, ठीक है। PNG फाइल्स भी ट्रांसपेरेंट हो सकती है, तो PNG फाइल्स भी आइकन के लिए यूज में आती है। JPG फाइल्स और JPEG फाइल्स आपकी यूज में नहीं आती, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, ठीक है। तो एज एन आइकन आप उनको यूज नहीं कर पाओगे, एज एन बैकग्राउंड इमेज आप यूज कर पाओगे। तो ये हमारा परफेक्ट नाम है, ठीक है। इसको अच्छे से नाम देने के लिए हम, ये हमारा एक तरह से बैकग्राउंड के लिए यूज में आएगा, तो IMG मेन BG ऐसा नाम हम देंगे। और ये हमारा यहाँ पे आ गया, इस जगह पे, इस पे हम टैप करेंगे तो ये हमारी इमेज यहाँ पे आ गई। और अब हमको कहीं पे भी लगाना होगा ना, तो हम इसको यहाँ से इस एड्रेस से कॉल करेंगे तो ये इमेज वहाँ पे प्लेस हो जाएगी और यूजर को रन टाइम में दिख जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पाओगे कि यार यहाँ पे है ना बाय डिफॉल्ट ये XML फाइल्स क्यों है, तो XML फाइल्स का रोल आपको समझ में आएगा यहाँ पे मिप मैप में। ये देखो, इसने आइकन्स के देखो कितने सारे फोल्डर्स के अंदर वैल्यूज क्रिएट कर रखी है। ये जो मैं आपको बता रहा था, ये तरीका एंड्रॉइड कहता है बाय डिफॉल्ट कि इस तरीके से करो। पर इसमें अगर आप सोचो कि आपके बहुत ज्यादा आइकन्स है, इसको तो एक ही मैनेज करना है, तो एक को इसको मैनेज कैसे किया है, एक मल्टीपल फोल्डर्स बना के हर एक की साइज देखो, अलग अलग साइजेस के हिसाब से इसने मैनेज कर रखा है, देख रहे हो।
ये XML है, XML में लिखा हुआ कोड आप कितने भी लेवल पे कितना भी जूम कर लो तो ये फटेगा नहीं। कोड, रिटर्न कोड जब भी होगा ना तो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और अगर इसका आर्किटेक्चर देखना है तो ओपन इन में जाओ, इसको इस तरीके से मत देखो, मिप मैप में जाओ, ओपन इन में फाइंडर में जाओ, यहाँ देखो कितने सारे फोल्डर्स हैं। हमको यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ हमको 5 दिखते हैं, देखो, मिप मैप, लेआउट, वैल्यूज, XML एंड ड्रॉयबल। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो ये वही रिसोर्स फोल्डर है, इसमें ड्रॉयबल है, ड्रॉयबल V24 है, जो हमको दिखता नहीं है। यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि दोनों का नाम सेम है, तो ये कंबाइन कर देता है। और फिर जो ड्रॉयबल V24 में पड़ा है वो यहाँ पे होगा, और जो नॉर्मल होगा वो यहाँ पड़ा होगा। ड्रॉयबल में कोई बड़ा होगा तो उसके पीछे कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई दूसरे फोल्डर में ड्रॉयबल के अंदर ही, ड्रॉयबल के आगे हाइफन लगा के उसने V24 बनाया है, तो ये देखो ये कौन सा है, ये वही है फोरग्राउंड वाला। और अगर इसमें देखोगे तो आपका ये रहा, ये 2 फाइल। ठीक है, तो हम ऐसे अलग अलग फोल्डर में स्टोर करते हैं, जो कम्युलेटिव हमको यहाँ पे एक तरीके से बैकग्राउंड ब्रैकेट में दिखाता है कि आपका अलग फोल्डर में पड़ा है, V24 में पड़ा है, या अलग जितने भी फोल्डर्स क्रिएट होते हैं उनमें पड़ा है। ठीक है, देन आप मिप मैप पे भी देखो कितने सारे फोल्डर्स क्रिएट कर रखे हैं, HDPI, MDPI, XHDPI, XXHDPI, XXXHDPI। तो इसमें सब अलग अलग फोल्डर्स को मैनेज कर रखा है। ठीक है, तो ये टेक्निक को भी हम यूज कर सकते हैं। और एक दूसरी टेक्निक होती है जो हम डायमंड फाइल्स को अपडेट करके भी कर सकते हैं। और तीसरी टेक्निक होती है, अगर आप आइकन के केस में टेंशन ले रहे हो कि यार हमारा आइकन की जो साइज है वो छोटी बड़ी होनी चाहिए साइजेस के हिसाब से, तो उस केस में हम एसवीजी को यूज कर सकते हैं। दिस इज द बेटर चॉइस, और ज्यादातर डेवलपर एसवीजी को ही प्रीफर करते हैं। और पता है आपको एक अच्छी बात यह है कि एंड्रॉइड खुद से डिफॉल्ट क्लिप पार्ट भी प्रोवाइड करता है आइकन्स के लिए इन फॉर्मेट ऑफ एसवीजी। तो राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिलेगा वेक्टर एसेट का, दिख रहा है आपको? वेक्टर एसेट पे टैप करना है, और ये देखो आप चाहो तो बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हो। अगर मेरे पास में होगी तो भी मैं आपको दिखाऊंगा एसवीजी फाइल। डाउनलोड्स में कहीं एसवीजी पड़ी है क्या? तो डाउनलोड कर सकते हैं। आगे मैं आपको सेशंस में जब हम यूज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे यूज करना है, उन फाइल्स को डाउनलोड कैसे करना है। मेरे कोई रिसोर्स में प्रोजेक्ट में पड़ी होगी, मतलब जैसे आप कोई नॉर्मल फाइल एसवीजी फाइल को डाउनलोड किया ना, तो वहाँ डाउनलोड से उसको टैप करोगे, ओपन करोगे, तो यहाँ वो फाइल आ जाएगी आपकी। ठीक है, और क्लिपबोर्ड में बहुत सारे आइकन्स आपको बाय डिफॉल्ट भी मिल जाते हैं, इस पर टैप करना है, इतने सारे आइकन्स आपको मिलेंगे। इनमें से किसी को भी यूज करना है, जैसे कि मेरे को ये कंप्यूटर वाली स्क्रीन चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आइकन चाहिए मेरे को, तो मेरे को सिर्फ ओके करना है, ये हमारा आइकन आया, और आप उसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में ये देखो आ रहा है बेसलाइन कंप्यूटर 24 XML, फिनिश कर दो, ये आ गया हमारे पास में। ये देखो एक वेक्टर सेट है, इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो, कलर चेंज करना चाहो तो कलर चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टिंट दे रखा है, इस टिंट को मैं चेंज करके RGB फॉर्मेट है, इसको व्हाइट कलर में करना है तो मैं व्हाइट कलर में कर सकता हूँ, तो ये व्हाइट कलर में आ गया। ग्रीन कलर में करना है तो ग्रीन कलर में कर सकता हूँ, RGB, तो 0F0, तो ये ग्रीन कलर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, और ये चीज हम रन टाइम में भी चेंज कर सकते हैं। जिस जिस जगह पे हम इसको लगाएंगे उस विजिट के ऊपर, उस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर, XML के अंदर एक कंपोनेंट होगा इमेज, जहाँ पे हम इसको लगाएंगे एज अ सोर्स, तो वहां पे हम टिंट देके रन टाइम में उस इमेज को भी, इमेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये रिटर्न कोड होता है, जब भी आप रिटर्न कोड देखोगे तो आपको वेक्टर एसेट में मिलेगा, XML फॉर्मेट में मिलेगा, और इसका मतलब ये है कि अब इसको मैं कितना भी जूम करूँ, कितना भी स्ट्रेच करूँ, ये फटेगा नहीं। तो इस तरीके के जो हमारे वेक्टर एसेट्स हैं वो आपको डिफॉल्ट ड्रॉयबल में भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ड्रॉयबल का रोल आपको समझ में आ गया होगा। जितना भी इमेजेस रिलेटेड जो भी आपको काम करना है स्टैटिक, जो आपकी ऐप में, ऐप चलने से पहले आपको रिक्वायर्ड है, ऐप में होने चाहिए, तो वो सारा काम आपको यहाँ करना पड़ेगा। और यूआई अच्छी बनाने के लिए आपको इमेजेस को भी अच्छे से यूज करना पड़ेगा, अच्छे से उनको लगाना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट रहती है इमेजेस की जो स्टैटिक हो। ठीक है, जो डेटा के साथ में आ रही है वो इंटरनेट से आएगी या वो हमारे डेटाबेस से आएगी, वो एक अलग पार्ट है, क्योंकि वो अपडेट होता रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। लेकिन जो चीज चेंज नहीं होगी, ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप का ऐप ओपन करते हो तो व्हाट्सएप का जो लोगो है वो इंटरनेट से नहीं आ रहा है, वो बाय डिफॉल्ट व्हाट्सएप की कोड में पड़ा है। व्हाट्सएप के अंदर जो आपको आइकन्स मिलते हैं वो बाय डिफॉल्ट व्हाट्सएप के अंदर है। लेकिन जो व्हाट्सएप के अंदर आपके फ्रेंड की प्रोफाइल पिक्चर दिखती है ना, वो व्हाट्सएप के ऐप में नहीं है, वो आपके कहाँ से आती है, व्हाट्सएप के सर्वर से आती है, जो व्हाट्सएप फैच करके लाता है फिर आपको दिखाता है। ठीक है, तो वो इमेजेस जो है वो इंटरनेट से आ रही होगी, लेकिन कुछ इमेजेस ऐसी होगी, कुछ आइकन्स ऐसे होंगे जो आपको प्री डिफाइंड चाहिएंगे अपनी ऐप के अंदर, उसको और एक्सप्रेसिव बनाने के लिए अपनी ऐप को, तो वो सारी चीजें आप ड्रॉयबल के अंदर डालोगे। फिर आपका आता है नेक्स्ट फोल्डर विच इज लेआउट फोल्डर। लेआउट फोल्डर में आपके जितने भी लेआउट्स हैं, जो भी आपका XML पार्ट है वो आपका यहाँ रहेगा। ठीक है, दिस इज द लेआउट फोल्डर। जैसे आपका जो बिजनेस लॉजिक पार्ट है वो यहाँ होता है, तो जो आपका
यूआई पार्ट है वो यहाँ होता है, जो भी एक्चुअल में आप ड्रॉ करोगे यूआई कैसी दिखेगी वो सब आपका लेआउट फोल्डर में होगा। नाम से समझ में आ रहा है लेआउट फाइल्स। ठीक है, एक और चीज, जरूरी नहीं है कि इस जगह पे जहां पे हम क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं, जहां पे हम एक्टिविटीज क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज ही हो। कई बार हम यहाँ पे एडेप्टर्स क्रिएट करेंगे, मतलब हेल्पिंग क्लासेस जिसको मैं कहता हूँ, जैसे डेटा, जैसे मॉडल की क्लास हो गई, जैसे आपकी डेटा प्रोवाइडर की क्लास हो गई, जो यूआई से रिलेटेड नहीं है, जो डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो वो भी आपकी जो क्लासेस होगी कॉटलिन के अंदर होगी, तो वो भी यहीं पे क्रिएट होगी। ऐसे ही सेम लेआउट के अंदर जो आपकी एक्सएमएल फाइल्स है वो तो यहाँ पे होगी, जो यूआई का पार्ट रोल प्ले कर रही है। कुछ ऐसी भी लेआउट्स होंगी जो आपकी एक तरह से हेल्पिंग होगी, जैसे कि एक अबाउट पेज है जो बार बार यूज में आ रहा है, यहाँ पे भी यूज में आ रहा है, एक और स्क्रीन है वहां पे भी अबाउट का एक पर्टिकुलर पार्ट है जो यूज में आ रहा है, वो यूआई सेम है दोनों में, एक पार्ट यहाँ है और एक अलग स्क्रीन के ऊपर है। तो मैं दोनों जगह डिजाइन करूंगा अलग अलग से, इससे अच्छा मैं एक अलग से लेआउट फाइल क्रिएट करूंगा, उसमें वो डिजाइन जो कॉमन है वो बनाऊंगा और इन दोनों को यहाँ पे इंटीग्रेट कर दूंगा। कर सकते हो आप, यहाँ पे लेआउट नाम से एक टैग होता है, उस लेआउट से आप इनको मतलब एक दूसरे लेआउट को किसी भी लेआउट के अंदर एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये जो रिडंडेंसी है ना, ये हटाने के लिए यूज में आता है कि अगर आपका एक जैसा लेआउट बार बार यूज में आ रहा है, जैसे कि आप लिस्ट व्यू, रिसाइकलर व्यू जब हम करेंगे, तो रिसाइकलर व्यू में भी क्या होता है, अगर आप देखो व्हाट्सएप की यूआई देखो, तो व्हाट्सएप के अंदर जो भी आपका लिस्ट दिख रहा है, कॉन्टेक्ट्स दिख रहे हैं, जो आपको फ्रेंड्स की चैट्स दिख रही है, तो उनकी यूआई को देखो, आप एक चीज देखोगे वो सिमिलर है, सिर्फ अंदर का कंटेंट अलग है। तो मैं यूआई को बार बार बिल्ड नहीं करूंगा, एक बार एक अलग से उस पर्टिकुलर ब्लॉक जो बार बार रिपीट हो रहा है उसकी यूआई को एक बार बना के रखूंगा, उसी को रीयूज करवाऊंगा हमारे एडेप्टर से और अंदर कंटेंट को अपडेट करता रहूंगा ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स, जो आगे आपको समझ में आएगा। तो ये काम हम करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, रिडंडेंसी बच जाएगा, रिडंडेंसी कम हो जाएगा, रिडंडेंसी मतलब रिपीटेटिवनेस ऑफ कोड कम हो जाएगा, और ये हमको हमेशा फॉलो करना है। हमारा कोड क्लीन होना चाहिए, क्लीन होने के साथ में कोई भी बॉयलर प्लेट कोड नहीं होना चाहिए, रिडंडेंट कोड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक काम को 10 बार आप कर रहे हो तो 10 बार कोड लिख रहे हो, नहीं, अगर सेम काम है, अंदर की वैल्यूज अलग है, तो कोड एक बार ही लिखा जाएगा, उसको हम एग्जीक्यूट 10 बार करेंगे अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से। तो इसी केस में आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट का लॉजिक समझ में आएगा जब हम कॉटलिन को सीखने जाएंगे। तो कॉटलिन वाला जो आपका मॉड्यूल रहेगा उसमें हम ऊप्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्यों क्रिएट होते हैं, फंक्शंस का क्या रोल होता है। तो उसमें ये मेन जो काम होता है ना ऊप्स कॉन्सेप्ट का, वो यही होता है कि आपका रिडंडेंसी हटे, कोड कम से कम लिखा जाए और ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। ठीक है, तो वो लेआउट में भी आपको मिलेगा। फिर मिप मैप का आइडिया आपको लग गया होगा, ये आइकन्स यहाँ से क्रिएट करता है, तो ये इस तरीके से आइकन्स को बनाता है, तो ये मिप मैप फोल्डर होता है। आप चाहो तो ये टेक्निक भी यूज कर सकते हो, बट हम एसवीजीज को यूज करेंगे, हम आइकन्स को बनाएंगे, हम डायमंड फाइल्स को यूज करेंगे, तो हम इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट हम ये तरीका भी सीखेंगे, तो यहाँ वो फाइल्स आएंगी सारी आपकी। देन वैल्यूज में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके जितने भी कलर्स हैं, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्ट्रिंग्स, थीम्स। आजकल तो आप देखो थीम्स में भी दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, डार्क थीम, ये देखो नाइट थीम जिसको हम डार्क थीम भी कहते हैं, और ये लाइट थीम। तो ये आप कलर चेंज कर सकते हो, देखो इसका कलर चेंज हो गया यहाँ पे। यहाँ पे जो आपका पैटर्न है वो एक अलग पैटर्न का है, जब नाइट मोड में होगा तो देखो ब्लैक कलर आ जाएगा, यहाँ लाइट मोड में व्हाइट कलर है। तो आपने अपनी ऐप में ऐसा देखा होगा, आजकल तो हर जगह ये मैंडेटरी हो गया है। क्या मैंडेटरी हो गया है कि आपको नाइट थीम को फॉलो करना ही चाहिए। आप व्हाट्सएप की यूआई देख लो, ब्लैक बैकग्राउंड हो जाता है, ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आ जाता है नाइट के अंदर, और वैसे ही अगर आप लाइट मोड करते हो तो व्हाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो ये डिसाइड आपको करना होगा कि आपकी यूआई में स्पेसिफाइड होगा कि नाइट थीम में कैसे कलर्स होंगे और लाइट थीम में कैसे कलर्स होंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, लाइट इज योर डे थीम, ठीक है, नाइट इज योर डार्क थीम। तो कई बार डार्क भी बुलाया जाता है इसको, नाइट भी बुलाया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, डार्क और नाइट ये रात में जब आप फोन को यूज करते हो ना तो बहुत ज्यादा काम में आता है, क्योंकि अगर आप ब्राइट कलर्स अंधेरे में यूज करोगे तो आपकी आंखों पे कॉन्स्टेंट पड़ेगा, मतलब फर्क पड़ेगा आंखों के ऊपर, क्या कहते हैं, स्ट्रेन आएगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि भाई नाइट में ना आप जितने हो सके डार्क कलर यूज करो। यस शयन? सर वो चेंज जो होता है डार्क से लाइट जो होता है वो ऑटोमेटिक रहता है कि मतलब कुछ सेटिंग्स हमको करना करना पड़ता है पड़ता उसके है, लिए? करना पड़ता है हमारे हिसाब से, अगर करना है ना तो हमको करना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक भी फोर्स किया जा सकता है, इसको कहते हैं फोर्स थीम करके। तो ये ऑप्शन होता है आपके सेटिंग्स के अंदर, एंड्रॉइड ने अब ये दे दिया है। तो एंड्रॉइड कहता है कि यार अब जो आप ऐप बना रहे हो ना, तो प्लीज बी क्लियर कि आप अपने नाइट थीम, नाइट के कलर्स अलग रखो और डार्क के कलर्स अलग रखो। यूजर ने अगर सेटिंग्स में फोर्स कर दिया है कि भाई अब मेरे को हर जगह नाइट थीम लगानी है, फोर्स करने का एक ऑप्शन आता है, तो फोर्स करने से क्या होगा, जिस भी ऐप में ये थीम नहीं होगी तो वो अपने हिसाब से कलर दे देगा। अब उसमें क्या होता है कि विजिबिलिटी, यूएक्स खराब हो जाएगा उस ऐप का, अगर उसने मैनेज नहीं कर रखा हो। तो इसलिए अब जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, अभी तो ये बहुत टाइम हो गया है इसको आए हुए नाइट थीम को, जब नया नया आया था ना तो यहाँ पे एक ही थीम होती थी, तो हमको अलग से फोल्ड यहाँ पे ना अलग थीम्स क्रिएट करनी पड़ती थी कि एक थीम ये है, एक और थीम है, अलग से थीम बनाएंगे। तो उसमें क्या होता था, फिर हमको मैनेज करना पड़ता था।
ठीक है। अब हम चाहें तो हम भी मैनेज कर सकते हैं। अब वो मैनेज वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है कि आप सेटिंग में जाके करो। एक आजकल आपने देखा होगा अपने फोन के अंदर सेटिंग्स में, फोन ऐप के अंदर सेटिंग्स में, जो आपकी यूजर खुद की जो ऐप है ना, उसी के अंदर एक सेटिंग होती है। सेटिंग वाला फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा डार्क थीम, नाइट थीम, उसके आगे एक टॉगल लगा हुआ होगा, देखा है ना आपने? तो वो चीज Yes. अपन कर सकते हैं मैनुअली। ठीक है, कि भाई मेरे को ये ऐप जो चलानी है ना, ये तो मेरे को नाइट थीम में चलानी भाई, भले ही हमारी फोन की सेटिंग्स कुछ भी कह रही हो, तो आप वो चेंज कर सकते हो ऐप में जाके, तो वो हम मैनुअली करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हम थीम्स बनाएंगे। और थीम्स क्या होता है इसको समझना अच्छे से। जैसे कि एक थीम का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको समझाऊं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप जो अपने कपड़े पहनते हो, अपनी स्टाइलिंग करते हो, हेयर कॉम्बिंग करते हो, आप अपना जो भी स्टाइल फॉलो करते हो कि भाई मैं आज पार्टी में जा रहा हूँ, मेरी फ्रेंड की शादी में जा रहा हूँ, तो मैं आज टक्सीडो पहनूंगा। कोई फ्रेंड कह रहा है कि मैं आज ट्रेडिशनल पहनूंगा। ठीक है, तो आप सब आ गए, आपने अपनी अपनी स्टाइलिंग करी, ठीक है, और अपनी अपनी स्टाइलिंग से आप आ गए। अब आपके फ्रेंड ने बोला कि यार मेरी पार्टी, मेरी मेरी जो क्या कहते हैं, हल्दी का फंक्शन है, हल्दी होता है ना, पता है ना सभी को, हल्दी मेहंदी के फंक्शंस होते हैं। तो उसमें वो कहता है कि यार एक थीम दे रखी है कि आज आपको ना येलो पहन के आना है। देखा आपने? तो सब के सब लोग जो पहन के आएंगे ना, वो अपने आप में एक अलग स्टाइलिंग होगी, लेकिन सबके ओवरऑल जो थीम होगी वो येलो कलर की थीम होगी। तो थीम का कॉन्सेप्ट भी यही है। आपके ऐप के अंदर आप अलग अलग क्लासेस जो आप यूज करोगे, जैसे बटन हो गया, टेक्स्ट फील्ड्स हो गए, आपके टेक्स्ट विजिट्स हो गए, उनकी अलग अलग आप स्टाइलिंग कर सकते हो। टेक्स्ट एक पे आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, एक पे टेक्स्ट को आप थिन कर सकते हो, एक पे टेक्स्ट को आप साइज बड़ी कर सकते हो, एक पे टेक्स्ट को आप छोटी साइज कर सकते हो। लेकिन थीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मेरे को सब पे अगर एक जैसी स्टाइल देनी है, तो मैं क्यों ना कलेक्टिवली एक थीम दे दूं, ताकि मेरे को सब पे एक जैसी स्टाइलिंग ना करनी पड़े। मैं वो थीम को सेट कर दूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली सारे जो टेक्स्ट यूज, यहाँ मतलब मैंने जो स्टाइल दी है ना, ये थीम है एक तरह से, मतलब ये जो कलेक्टिवली स्टाइल के पैटर्न में आ रही है, लेकिन ये एक तरह से थीम का काम कर रही है। ठीक है, तो ये थीम कहाँ सेट होगी हमारी? मैनिफेस्ट के अंदर। यहाँ देखो ये हो रही है, दिख रहा है आपको? तो ये पूरा ऐप इसको फॉलो करेगा। तो ऐप में जहां पे भी हम टेक्स्ट विजिट लगाएंगे, तो इवन मैं टेक्स्ट की भी थीम्स दे सकता हूँ। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो आपकी पूरी यूआई की थीम है कि बैकग्राउंड कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, ये सारी चीज आपकी उसकी थीम है। आप चाहो तो यहाँ पे अपनी बटन की स्टाइल, बटन की जो भी प्रॉपर्टीज है, एट्रीब्यूट्स है जो कॉमन है, जैसे आप समझ समझ रहे हो ना, जैसे आप कोई ऐप बनाते हो तो आपके बटन्स कॉमन होते हैं, बटन्स की सेम यूआई होती है। जैसे कैप्सूल है, कैप्सूल शेप में है, और उसका आपका जो बाय डिफॉल्ट कलर कॉम्बिनेशन है वो येलो है। तो आप जहां पे भी लगाओगे, जैसे आप लॉगिन में लगा रहे हो, आप आगे प्रोफाइल के बटन पे लगाओगे, आप प्ले के बटन पे लगाओगे, तो बटन की जो स्टाइलिंग होगी ना, मोस्ट प्रोबेबली सेम होगी। तो मैं सब जगह वो स्टाइलिंग दूंगा कि भाई एजेस राउंड करनी है और कलर देना है। तो इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, यहाँ स्टाइल में आके नाइट की अलग स्टाइल दूंगा बटन की, और डे की अलग स्टाइल दूंगा बटन की। और उनको जहां पे भी मैं बटन लगा रहा हूँ मेरी एक्सएमएल के अंदर, इस जगह पे यहाँ पे कोई भी बटन को लगा रहा हूँ, तो वहां पे मैं थीम प्रोवाइड कर दूंगा उसको। तो अब उससे क्या होगा कि रन टाइम में जैसे ही हमारा ऐप लोड होगा, पेज लोड होगा, तो ऑटोमेटिकली वो थीम जो है वो सब पे अप्लाई कर दी जाएगी। समझ में आया? तो ये थीम का कॉन्सेप्ट होता है। थीम ओवरऑल भी होती है, और एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की भी आप थीम बना सकते हो। ये फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि हमको रिपीटेटिवनेस से बचना है। ठीक है, कि भाई हम अगर एक ही टेक्स्ट स्टाइल दे रहे हैं सबके ऊपर टेक्स्ट को देने के लिए, तो वो बार बार देने के लिए आपको 3-4 एट्रीब्यूट्स लिखने हैं बार बार। और आप ऐसे 10 टेक्स्ट विजिट्स ले रहे हो, टेक्स्ट व्यूज ले रहे हो, तो आपको वो लिखना पड़ेगा सारा 4 लाइन का कोड। तो 4x10 40 लाइन का कोड हो गया। तो इससे अच्छा आप एक थीम बनाओ, थीम के अंदर अपनी वो 4 जो स्टाइल के कंपोनेंट्स है वो यहाँ मेंशन कर दो। और अब आपको 4 कोड, वो 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं, जहां पे भी वो 4 लाइन का कोड स्टाइल लगानी है वो थीम से आप लगा दो। तो आपका जो रिडंडेंट कोड है वो नहीं होगा। तो इसके केस में भी थीम काम में आती है। फिर ये कलर्स और स्ट्रिंग्स क्या है, देखो ओवरऑल ऐप के अंदर आपके कुछ कलर्स होंगे जो आपके यूज में आ रहे होंगे। ठीक है, कलर भी हम समझेंगे, आरजीबी क्या होता है, RRGGBB क्या होता है, कैसे हम कलर कोड को लिखते हैं, हेक्स कोड क्या होता है, तो ये चीज भी हम डिफाइन करेंगे। बट आपकी जैसे ही आपकी ऐप आएगी ना, तो आपको वहां पे कलर कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा। तो आपको कलर्स को ना यहाँ मेंशन कर लेना चाहिए। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं इसको हटा के आप अपने कलर मेंशन कर सकते हो। अब क्या होगा कि आपको पूरे ऐप के अंदर जहां पे भी कलर की रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये हेक्स कोड याद नहीं रखना पड़ेगा। आप सीधा इस कलर के नेम को कॉल करोगे वाया दिस कलर फाइल, और आपका वो कलर हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर। यहाँ पे एक बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है, बैकग्राउंड में हम देंगे @कलर। और यहाँ देखो बहुत सारे कलर हैं हमारे पास में। कलर के नाम क्या क्या है एक बार मैं देख लेता हूँ। पर्पल 200, वैसे कि हम इसको चेंज करते हैं, हमारे हिसाब से कलर्स देते हैं, तो हम इस नाम को फॉलो नहीं करते। हम करते हैं प्राइमरी कलर, हमारा जो मेन कलर है, बैकग्राउंड कलर, इस नाम से हम देते हैं।
तो वापस आता हूँ मैं XML के अंदर। आ गया ये कलर, ये आ गया पर्पल। ठीक है, समझ में आया? अब आप समझना इस चीज को कि आपने यूआई बना दी, जहां पे भी आपको कलर देना था। अब आपको कलर कोड याद करने की जरूरत नहीं, आपने जो नाम दिया वो नाम से @ मतलब एड्रेस, एड्रेस ऑफ कलर फाइल का मिला, और कलर फाइल के अंदर स्लैश मतलब उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है जिसको हमने एक कलर कोड असाइन कर रखा है, जो कि आपको इसके होवर पे दिख रहा है, ये कलर कोड है इसका। अब क्लाइंट ने बोला कि यार नहीं, हमको ये कलर कोड अच्छा नहीं लग रहा है, हमको कुछ और कलर कोड चाहिए। आप सोचो कि अगर आपने इस तरीके से नहीं किया होता, मैन्युअली सब जगह वो कलर लगाया होता, सपोज करो आपने 100 जगह लगा दिया पूरी ऐप में, वो कह रहा है कि नहीं कलर चेंज करो, वो कह रहा है कि इस कलर को है ना आप मेरे को ऑरेंज में चाहिए, ये वाला पर्टिकुलरली टू बी कंसाइज, ये कलर चाहिए मेरे को सब जगह। तो हम क्या करेंगे, सब जगह जाके ये हेक्स कोड देंगे और अप्लाई करेंगे। इससे अच्छा हम इस जगह जाके अपडेट करेंगे, इससे देखो पर्पल का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। तो हम यहाँ पे प्राइमरी कलर को यूज करेंगे, ऐसे प्राइमरी। ठीक है, और अब हम वापस आते हैं हमारे XML के अंदर। यहाँ पे अब इसकी एरर आ गई, रेड कलर में आ गया, क्योंकि अब ये पता ही नहीं कर पा रहे, पर्पल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हमारा प्राइमरी हो गया, तो ये कलर आ गया। अब उसने कहा कि नहीं यार पहले वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो ठीक है, जो पहले वाला कलर था, सपोज दैट कोई भी और कलर उसने बोला कि ये कलर अच्छा लग रहा है, तो हमने आके सिर्फ यहाँ चेंज किया, और जहां जहां भी मैंने इसको कॉल कर रखा था, ऑटोमेटिकली उन सब जगह से वो अपडेट हो जाएगा। हो गया अपडेट, तो मेरे को सब जगह जाने की जरूरत नहीं और अपडेट करने की जरूरत नहीं, ये हमारा काम आसान कर देगा। इसलिए हमको कलर फाइल्स को मैनेज करना चाहिए, और दो काम आपका आसान कर रहा है, एक तो आपको कलर कोड याद नहीं रखने पड़ेंगे, और दूसरा कभी चेंज करना पड़े, क्योंकि देखो चेंजेस आर अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऐप डेवलपमेंट। चेंजेस आएंगे, इन बिटवीन भी आएंगे, ऐप बन जाने के बाद भी आएंगे, और आपको उसके हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो उस केस में आप जो चेंजेस क्लाइंट चाहता है वो करने पड़ेंगे। आप कोई घर बना रहे हो और उसने बोला कि यार घर में यार ये बालकनी ना सही नहीं लग रही, इसका कलर चेंज कर दो, तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, क्लाइंट आपको पे करेगा कि यार मैंने आपको पहले इस तरीके से बोला, अब आपको और एडिशनल काम करना पड़ेगा, तो इसका ये पेमेंट होगा, चलेगा, वो पेमेंट भी कर देगा, बट आपको काम तो करना पड़ेगा। बट उस काम में आपका मेहनत ज्यादा ना लगे, कम मेहनत से भी आपका वो चीज चेंज हो जाए, तो वो बेटर तरीका है। तो वही तरीका आपको कलर्स से प्रोवाइड किया जाता है वैल्यूज वाले फोल्डर के अंदर। ऐसे ही strings.xml होती है, तो ये क्या कहता है कि जितनी भी आप कहीं पे भी टेक्स्ट दे रहे हो, तो उसको ना आप सॉफ्ट कोडेड करो, हार्ड कोडेड मत करो। मतलब आप जैसे आप टेक्स्ट दे रहे हो, फॉर एग्जांपल XML का ही बताता हूं मैं आपको, देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिया है, तो ये हेलो वर्ल्ड आप इस तरीके से मत दो। ये कह रहा है कि हेलो वर्ल्ड आप कैसे दो, अगर आपको देना भी है तो यहाँ से हटाओ, अपने इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स वाले में आओ, यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट, यहाँ पे आप दे दो इंट्रो टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख दो हेलो वर्ल्ड, मतलब मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट दे दिया। अब वापस आते हैं हम इसके अंदर, और यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देंगे @string, और स्ट्रिंग के अंदर हमारा इंट्रो टेक्स्ट ये रहा। कलर चेंज करते हैं अपन, ठीक है, आ गया। अब उसने कहा यार हेलो वर्ल्ड नहीं आना चाहिए, हेलो डेवलपर्स आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने बहुत जगह लगाया होगा था, तो ये प्रॉब्लम सच में होती, तो हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे। बहुत जगह मैंने हेलो वर्ल्ड लगा रखा है, तो मैं अलग अलग जाके चेंजेस नहीं करूंगा, मैं सिंपल सा क्या करूंगा, यहीं पे हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो डेवलपर्स कर दूंगा। तो जैसे ही मैं अपनी XML में आऊंगा, तो वहां पे हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो डेवलपर्स हो गया, और सब जगह चेंज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हार्ड कोडेड की जगह सॉफ्ट कोडेड करना। यहाँ पे मैंने अपने टेक्स्ट को हार्ड कोड नहीं किया। ठीक है, मतलब हार्ड कोडेड क्या होता है, जैसे आप इंक पेन से लिखते हो, उसको मिटा नहीं सकते, मिटाने में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अगर आप पेंसिल से लिखो तो वो क्या हो सकता है, इरेज किया जा सकता है आसानी से, और उसकी जगह कुछ और लिख सकते हो आप। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा वैल्यूज वाला फोल्डर होता है, एंड लास्टली हमारा XML फोल्डर होता है, जिसमें हमारे जो भी डेटा से रिलेटेड हम जो भी काम कर रहे हैं, हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें हमको हमारी ऐप से कंटेंट के अंदर ये चीजें प्रोवाइड करवानी है, तो उनके जो रूल्स हैं, उनका जो सारा इन्फॉर्मेशन है, जिसको कहते हैं मेटा डेटा, वो हम XML के अंदर बिल्ड करते हैं। आगे हम इसके ऊपर भी एक ऐप बनाएंगे जिसमें हम इस XML फाइल को यूज करेंगे। जिसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, जब भी आप अपनी ऐप से कोई एक इमेज क्लिक करवाते हैं, और उस इमेज को अगर आपको यूजर के लोकेशन पे स्टोर करवानी है, जो यूजर का पाथ होता है ना, जिसको हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं, जो हमारे बैकग्राउंड में जैसे अपन
कभी आपने एंड्रॉइड ऐप चलाई हो तो एंड्रॉइड फोन को चलाया है तो आप उसके फाइल मैनेजर में जाते हो, जो फोल्डर्स क्रिएट होते हैं, तो हम भी हमारा फोल्डर क्रिएट करके वहां पे अगर फाइल को प्लेस करना चाहते हैं तो हमको यहाँ पे कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं, उसकी हेल्प से ही हम वो चीज सेव करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं करवा पाएंगे। तो वो काम हमको यहाँ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा रिसोर्स फोल्डर होता है। इट्स ऑल अबाउट दी यूआई पार्ट, इट्स ऑल अबाउट दी यूआई, जो रिसोर्सेज हमको रिक्वायर्ड होते हैं यूआई को बिल्ड करने के लिए। तो ये हमारे ऐप फोल्डर का काम होता है। फिर हमारी ग्रिडल स्क्रिप्ट आती है। ग्रिडल स्क्रिप्ट में इतने सारे ऑप्शंस होते हैं जिसका अलग अलग रोल होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज है, इनको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अनटिल अनलेस इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कब इनकी रिक्वायरमेंट होती है। मेनली आपको इन दो फाइल में घूमना पड़ेगा जब भी आपको कुछ मेन मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे। एक होता है देखो ऐप लेवल, ये रहा ऐप लेवल, पीछे ऐप लिखा हुआ है, दिस इज ऐप लेवल बिल्ड और ग्रिडल, दोनों ग्रिडल फाइल्स ही है। देखो बिल्ड और ग्रिडल नाम सेम है, बट एक प्रोजेक्ट लेवल है जिसके आगे देखो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, एक आपकी ऐप लेवल है। ठीक है, तो कोई भी एसडीके आपको इंटीग्रेट करना है, कोई भी अगर आपको गूगल प्ले सर्विसेज हो गया, डिपेंडेंसीज ऐड करनी है आपको कि भाई आप एक पूरी लाइब्रेरी को पूरा का पूरा अपने प्रोजेक्ट के साथ में मर्ज करना चाहते हो और उसको यूज करना चाहते हो, तो उन सब का जो इंक्लूजन होगा ना इन फाइल्स के अंदर होगा। तो यहाँ देखो सब कुछ प्लगइन्स जो ऐड किए हैं हमने इस प्रोजेक्ट के लिए वो यहाँ पे आएंगे। एंड्रॉइड के रिगार्डिंग जो भी हमने चीज किया, ये हमारा नेम स्पेस जो है हमारा पैकेज नेम है। देन कंपाइल एसडीके कौन सा है, देन आपका मिनिमम एसडीके कौन सा है, मैंने बताया था ना, इसको यहाँ से चेंज कर दोगे तो मिनिमम चेंज कर सकते हो आप, टारगेट भी चेंज कर सकते हो। जब आप अपडेट देते हो तो इनकी जरूरत पड़ती है। बाय डिफॉल्ट जो वर्जन होता है वो 1 और 1.0 होता है। जब आपको ये अपडेट दोगे तो आप उसको हटा के आपको इसको 2 करना होगा और इसको 1.1 करना होगा। फिर अपडेट दिया तो 1.2 और इसको देना पड़ेगा 3। इस तरीके से हम अपडेट्स निकालते हैं। तो ये वर्जन्स अपडेट होने चाहिए, तो यहाँ पे हम वर्जन्स को अपडेट करेंगे तो ये आइडेंटिफाइबल होगा कि ये वर्जन कोड अपडेट हुआ है, दैट मीन्स कि ऐप का नया वर्जन आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन जो भी हमारे टेक्स्ट के रिलेटेड जो भी रनर फाइल्स हम क्रिएट करेंगे, देन बिल्ड टाइप कौन सी है, रिलीज है, डिबग है, तो ये स्टेजिंग जो हम क्रिएट करेंगे वो सब यहाँ होंगे, कंपाइलेशन ऑप्शंस। देन जो मेन चीज है वो डिपेंडेंसी। हम रन टाइम में बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज पैकेजेस को यूज करेंगे जो हमारा काम आसान करते हैं डेवलपमेंट में। जैसे हम रेट्रोफिट क्लाइंट को यूज कर रहे हैं तो हम असिंक्रोनसली खुद की एपीआई को भी हिट करने का एक कोड लिख सकते हैं, असिंक्रोनस कोड लिख सकते हैं, बट उसको लिखने में आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे पूरा प्रोसेस समझने में, और ये एक टाइम कंज्यूमिंग है और बॉयलर प्लेट भी है। तो इससे अच्छा मार्केट में बहुत सारी, वो भी जो आप बनाओगे ना बेस्ट सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उस केस में मार्केट में बहुत सारी पॉपुलर पैकेजेस होते हैं, पॉपुलर लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे रेट्रोफिट, ओके एचटीटीपी, एंड्रॉइड नेटवर्किंग, ये ऐसी पैकेजेस लाइब्रेरी फाइल्स होती है। इनको हम यूज करेंगे। यूज करने से क्या होगा कि हमको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का जो मर्ज होना है हमारे प्रोजेक्ट के साथ में वो मर्ज हो गया है। ये एक तरह से डिपेंडेंसी ऐड कर दी हमने कि हमारा ऐप इस पर डिपेंड करता है। फिर काम तो हमको ही करना है। एपीआई क्लाइंट को यूज करते हैं, हमको कौन सी एपीआई को हिट करवाना है, एपीआई हिट होने के बाद में रिस्पॉन्स कैसे मैनेज करना है, एरर में आया तो कैसे मैनेज करना है, रिस्पॉन्स आ गया एक्चुअल में तो कैसे मैनेज करना है। जो कोड है, आप ये भी देखना जब हम एपीआई को हिट करते हैं तो वहां पे अलग अलग रिस्पॉन्स कोड आते हैं। 500 आ गया, 502 आ गया तो बैड गेटवे आ जाता है, 400 आ गया तो आपका एरर आ गया। ठीक है, 200 इज द बेस्ट केस, 200 होता है आपका सक्सेस। यस शयन। सर बाकी लाइब्रेरी में ऐसा होता है कि मतलब कभी कभी देयर बी सम कॉम्प्लेक्स components, UI components or something like that, which we might find it very difficult to implement it on our own, or like we might not be having that much time to implement. यस, So UI component को implement करने के लिए भी हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी मिलता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है क्या, मतलब कि हाँ हमें बिल्कुल। यस, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, स्लाइडर होता है ना, आपने अपनी ऐप में देखा होगा। जब आप फ्लिपकार्ट को यूज करते हो तो एक स्लाइडर आता है जो अपने आप, उसके बैनर्स लगे होते हैं, बैनर ऐसे स्लाइड होते रहते हैं, देखा है ना आपने कि भाई कुछ या नया आता। तो ये स्लाइडर मैं भी बना सकता हूँ व्यू पेजर की हेल्प से। ठीक है, व्यू पेजर होता है एंड्रॉइड के अंदर, उसकी हेल्प से मैं ये चीज बना सकता हूँ। लेकिन मैं बनाऊंगा, उस चीज को इंटीग्रेट करूंगा और वैसी डिजाइनिंग, वैसे कंपोनेंट के भाई मैं स्लाइड करूँ तो नीचे इंडिकेटर्स आते हैं, इंडिकेटर में एक अलग से एनिमेशन दिखे। तो ये चीज बनाने में मेरे को नियर अबाउट, अगर मैं पहली बार बना रहा हूँ तो मेरे को 2 से 3 दिन का टाइम लग जाएगा। बट वैसा ही सेम डिजाइन बना हुआ है मार्केट में एक लाइब्रेरी के अंदर, गिटहब पे उसका पूरा कोड होता है, उसकी पूरी यूआरएल होती है, वो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो और उस पर्टिकुलर यूआई कंपोनेंट को आप अपनी एक्सएमएल के अंदर लगा सकते हो। हाँ, कैसे यूज करना है उसके लिए पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसको आपको फॉलो करना होगा। ये हम सीखेंगे कैसे हम यूज करेंगे। इसका सबसे पहला इंट्रोडक्शन अपनी इस कोर्स में होगा जब हम लोटी एनिमेशन सीखेंगे। तो लोटी एनिमेशन क्या होता है, कुछ ऐसे एनिमेशन होते हैं जो एक्सप्रेसिव एनिमेशन होते हैं, जो मतलब एक तरह से जीआईएफ को हटाने का काम करते हैं, और कितने भी जूम कर लो, कितने भी बड़े प्लेटफॉर्म में दिखा दो, वो बहुत ही स्मूथ चलते हैं और फटते नहीं है। तो वो ऐसे एनिमेशन अगर मेरे को यूज करना है तो मार्केट में एक बहुत ही पॉपुलर एयरबीएनबी का एक कंपोनेंट है विच इज लोटी एनिमेशंस, लोटी फाइल्स। तो वो फाइल जो होती है वो हमको नेट पे मिल जाएगी यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ।
मैं एक बता रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। ऐसे बहुत सारे पैकेजेस हम यूज करेंगे और इतने सारे लोग इसको यूज करते हैं अपनी ऐप के अंदर। तो ये एनिमेशन ये रहे। सपोज करो मेरे को कोई ऐसा एनिमेशन चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करूंगा तो मेरे पास में ऑप्शन आता है इतने सारे। हम जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो आपका जेसन फाइल होता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये जैसे ही आप डाउनलोड करोगे जेसन फाइल आ गई। अब इसका ना एक लाइब्रेरी होता है, लोटी एनिमेशन एंड्रॉयड, गिटहब पे पूरा इसका पैकेज होगा। वो क्या काम करेगा, वो ये काम करेगा, ये रहा। ये पर्टिकुलर पैकेज क्या करेगा, समझना इस चीज को। हमने वो जो रॉ फाइल डाउनलोड करी, जो भी अपन ने देखा हार्ट पंप अप हो रहा था, ये मेरे को एनिमेशन चाहिए मेरी ऐप के अंदर। मैं कोई मेडिकल रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड कोई ऐप बना रहा हूँ, तो उसमें जब लोडिंग हो रहा है ना, तो लोडिंग के वक्त मैं नॉर्मल लोडर ना लगा के ये पंपिंग वाला बता रहा हूँ। तो इससे एक एक्सप्रेसिव यूआई बन गई मेरी। अब इस चीज को मैं खुद से भी बना सकता था, लेकिन बनाने में मेरे को फिर से वही टाइम लग जाता था। तो मैंने क्या किया, लोटी फाइल्स को सेलेक्ट किया, उसमें से कोई एक फाइल को डाउनलोड किया, वो रॉ फाइल में मिल गया। अब मेरे को क्या करना होगा, रन टाइम में उस रॉ फाइल को एनिमेट करवाना होगा। तो इसको एनिमेट करवाने का कोड भी लोटी ने प्रोवाइड कर रखा है। तो उसने कहा कि ये आप डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर लेना, डिपेंडेंसी को ऐड कर लेना, और ये रही वो डिपेंडेंसी। तो इस डिपेंडेंसी को हम ऐड करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर। यहाँ कहाँ गया हमारा बिल्ड और गिडल के अंदर, यहाँ हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, और ऐड करने के बाद में वो ये कहता है कि आप सिंपल सा यहाँ पे आपको एक लोटी का फाइल मिलेगा। अभी जैसे नहीं मिल रहा ना, अभी आपको कहीं पे भी लोटी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। अब देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ आऊंगा बिल्ड और गिडल के अंदर, कहीं पे भी ऊपर नीचे जहाँ पे भी आपको करना है, यहाँ पे आपको लोटी का वर्जन देना है। तो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है हमारा, प्रॉपर लोड नहीं हुआ है एक बार, इसमें लेटेस्ट वर्जन भी डायरेक्टली यहीं मिल जाएगा। ये रहा 6.0.0। ठीक है, अब हमको इसको, इसमें जो भी चेंजेस होंगे ना वो आपको सिंक करने पड़ेंगे। हल्का सा भी चेंज हुआ तो यू नीड टू सिंक। और अब अगर मैं यहाँ जाऊंगा और सिंक कर दिया, और अब देखो ये लोटी एनिमेशन व्यू पूरा आ गया हमारे पास में। अब इसको आपको विड्थ और हाइट देनी है, जितने बाय जितने के अंदर दिखाना है इसको, मेरे को 100 बाय 100 के अंदर दिखाना है, 100 DP/100 DP। और यहाँ पे वो मैं रॉ रिसोर्स, यहाँ पे वो रिसोर्स में डाल सकता हूँ जो मैंने डाउनलोड किया है, और ये अपने आप एनिमेट कर देगा। ये भी एरर आ रही है क्योंकि हमने कांस्टेंट ले यूज कर रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट के अंदर अपन को एजेस को कनेक्ट करना पड़ता है। तो अभी मैंने डायरेक्टली बताया इसमें ग्रेविटी सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे वो एनिमेशन पंप अप करने लग जाएगा रन टाइम में। वो फाइल मेरे को रॉ के अंदर डालनी पड़ेगी, रॉ फोल्डर बनाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा। अब आपको आइडिया लग रहा होगा किस तरीके से काम होता है। न्यू पे जाना है, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, यहाँ पे किस वाले फोल्डर को बनाना है, रॉ फोल्डर को बनाना है, और ओके कर देना है। तो रॉ फोल्डर आ गया हमारे पास में, और इधर वो फाइल को पेस्ट कर देंगे जो वहाँ हमने डाउनलोड करी, और सिर्फ उसको यहाँ पे लगाना है। जैसे ही आप ऐप को रन करोगे वो पंपिंग स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया? दिस इज हाउ लाइब्रेरी वर्क्स। तो ये वो सारी चीजें जो है ना, वो डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड होगी। समझ में आया शयन? Okay, sir. Sir, attributed to the same thing, like, I had one more question, like, see, many times, for instance, you have downloaded Lotte package. So, Yes. like, Lotte mein hi, matlab, you have, like, so many components which are not required actually for us. Even Okay. those things will be cloned in our code. Yeah. So, when we try to create an APK, or when we try to create a package for that, the size will be increased. Do we try to remove the unnecessary packages here, or, like, we'll be keeping it here? देखो, अगर वो मर्ज्ड है साथ में, तो हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं होता उसको हटाने का, क्योंकि हम अगर एक चीज को यूज कर रहे हैं कंपोनेंट को, तो उसमें 2-3 फीचर्स और आ रहे हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैं अननेसेसरी पैकेज को यूज कर रहा हूँ। मतलब लाइब्रेरीज को इफेक्टिवली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक पैकेज को मैंने यूज किया है सिर्फ और सिर्फ टोस्ट को दिखाने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए, तो वो पैकेज अननेसेसरी है। वो काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ कम टाइम में, तो वो पैकेज को मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, वो इंक्लूड नहीं करूंगा डिपेंडेंसी में। लेकिन जो पैकेज के बिना मेरा काम नहीं हो सकता, या मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो उस केस में हम इंक्लूड करेंगे। और वो जो अननेसेसरी कोड है वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम हैम्पर क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, बट इफेक्टिवली यूज जरूर करेंगे। मतलब हम मार्केट में आपको बहुत सारी पैकेजेस मिल जाएंगे जो आपके छोटे से छोटे काम का भी एक शॉर्टकट होगा। लेकिन वो आपको ये देखना होगा कि ये सच में क्या काम को आसान कर रहा है, या इसका यूज जो है वो
कोई मतलब का नहीं है, तो मैं खुद से भी बिल्ड कर सकता था कम टाइम में। तो वो चीजें कई लोग क्या करते हैं अपने पैकेज के अंदर अननेसेसरी बहुत सारी लाइब्रेरीज को यूज कर लेते हैं। तो इतनी सारी लाइब्रेरीज को यूज नहीं करना है, जो सिलेक्टेड लाइब्रेरीज जिनकी रिक्वायरमेंट आपको सच में है, जो आपका सच में काम आसान कर रही है, तो उन्हीं को यूज करते हैं। बाकी हम वो जो एडिशनल कोड है उसको हम हटा नहीं सकते। एडिशनल कोड वैसे बहुत रेयरली होता है कि भाई इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स होंगे तो आप एक ही फीचर यूज कर रहे हो, तो ऐसा वो आपको एक पैकेज में इस तरीके से प्रोवाइड करेगा कि अगर आपको यही यूज करना है तो यू विल बी रिक्वायरिंग दिस पैकेज। जैसे कि मैं आपको फायरबेस के कंपोनेंट्स की बात बताता हूँ। फायरबेस में एक डिपेंडेंसी इंपोर्टेशन होता है जिसमें आप सारे फीचर्स एक बार में ले सकते हो। बॉम नाम से होता है, जिसमें आपके जितने भी फायरबेस के जितने भी फीचर्स है ना वो एक डिपेंडेंसी से आ जाएंगे। लेकिन अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ फायर स्टोर को यूज करना है, तो उसकी भी एक अलग डिपेंडेंसी है। तो आप पूरे कंपोनेंट्स को ना इंटीग्रेट करो, आप सिर्फ फायर स्टोर को इंटीग्रेट करो, तब भी सिर्फ फायर स्टोर चलेगा, उस फायर स्टोर का इंटीग्रेशन मिलेगा, और भी फायरबेस के जितने भी कंपोनेंट्स है उनका इंटीग्रेशन आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको पैकेज जो ये डॉक्यूमेंटेशन है ना इसमें मिल जाएगा कि अगर है ऐसा तो, नहीं तो इतना हैम्पर नहीं करेगा। ठीक है शैन? यस सर। ओके। तो यहाँ पे होता है हमारा बिल्ड डॉट ग्रिडल। यहाँ पे हमारे जो भी प्ले वर्जन्स है, जैसे आगे हम गूगल प्ले, जैसे हम जीपीएस को यूज करेंगे, मैप्स को यूज करेंगे, तो प्ले वर्जन्स होंगे तो वो यहाँ प्लगइन्स ऐड होंगे। हालांकि अब तो और इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है। पहले तो ये भी बहुत बड़ी फाइल होती थी, इसमें हमको चेंजेस करने पड़ते थे। हालांकि प्रोजेक्ट लेवल में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं होते, नॉर्मली आपके ऐप लेवल में ज्यादा चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ग्रिडल फाइल्स होती है और ये हमारा ओके ओके। क्या कह रहे हो? हेलो, इज इट क्लियर? समझ में आया तो थम्स अप कर दो, फिर अपन सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इसके आगे रिगार्डिंग जैसे रियल डिवाइस पे कैसे चलाना है, देखना है, वो सब देखेंगे। और फिर हम स्विच हो जाएंगे, इधर पहले एक्सएमएल पार्ट पे जाएंगे, यूआई पार्ट पे जाएंगे, या फिर हम कॉटलिन वाले पार्ट पे जाएंगे। वो मैं आपसे पूछूंगा कल वाली क्लास में। यस ईशान? सर वो थोड़े एप्स रहते हैं ना, जैसे कि यूट्यूब या स्विगी, जहाँ पर जब लोडिंग होता है तब वो हाँ मुझे शेडेड दिखाते हैं ना, बिफोर लोडिंग दे शो हाँ सम शेडेड शेप्स लाइक हाँ सर्कल्स वगैरह। हाँ अब हाँ, वो क्या है सर वो शिमर लेआउट है। अच्छा जैसे आप फेसबुक में कुछ सर्च करते हो, तो जैसे फेसबुक में एक शेडो टाइप क्रिएट होता है कि भाई यहाँ पे कुछ कंटेंट आएगा लेकिन वो ब्लर्ड होता है, अभी वही नहीं होता है ना, नेटवर्क कॉल में लोडिंग सिल्वर में। कलर का होता है, विच इज शिमर लेआउट। शिमर लेआउट को यूज करते हैं अपन। वो लेआउट भी हम बनाते हैं कि भाई हमारा कंटेंट कैसा दिखेगा, उसका एक हम ब्रीफ डिजाइन बनाते हैं और उसको वहां पे ना शिमर लेआउट की हेल्प से शाइनिंग इफेक्ट देते हैं। फिर क्या होता है, जब वो कंटेंट लोड हो जाता है तो उसी जगह पे वो यूआई दिख जाती है। ये प्लगइन है क्या सर? प्लगइन भी है इसका, और खुद से भी क्रिएट कर सकते हो आप। वैसे तो प्लगइन ही यूज करते हैं अपन, बट खुद से भी चाहो तो आप वो एनिमेशन प्रोवाइड कर सकते हो। आपको बस करना कुछ नहीं है, जो आपकी यूआई है ना, जैसे आप चैट्स देखते हो तो चैट्स की यूआई में क्या होगा, एक इमेज होगा, ऐसे होता है। देखो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ। जैसे आपका व्हाट्सएप का एक यूआई जो है वो ऐसे आता है, यहाँ पे नाम आता है, और यहाँ पे उसका जी मैसेज आता है, यहाँ पे उसका टाइम आएगा, और यहाँ पे उसका अनरीड काउंटर आएगा। अगर इसको लोड कर रहे हैं तो हम इसी जैसे यहाँ पे तो कंटेंट नहीं दिख रहा है, मतलब कंटेंट जब दिखेगा तो यहाँ पे इमेज दिखेगी और सब दिखेगा। जब तक कंटेंट नहीं दिख रहा है तो हम एक ऐसी डमी यूआई बना देंगे, ठीक है, जो जी ग्रीनिश कलर में होगी। और फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, एक एनिमेशन लगा सकते हैं जिसपे यूजर को दिखे। वो एनिमेशन का एक प्लगइन होता है जिससे कि वो लगे कि यार ये चीज कुछ लोड हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वो एनिमेशन लगा के हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। ये लिस्ट हमको ही दिखानी होती है, डमी लिस्ट। और फिर जब कंटेंट आ जाएगा तो जो अपडेटेड लिस्ट है वो यहाँ दिखानी होगी, जिसमें एक्चुअल में इमेज आ रही होगी। यहाँ पे उसका नाम आ रहा होगा, रमन, क्या मैसेज आया, हाय, ठीक है, टाइम आया 11 पे, अनरीड काउंट 1। तो ऐसे कंटेंट दिखने लग जाएगा। जब तक कंटेंट नहीं दिख रहा है तो ऐसे मल्टीपल रिपीटेशंस आप लगाएंगे ताकि यूजर को पता चले यहाँ पे कंटेंट किस टाइप का आएगा, और वो लोडिंग में है, मतलब अभी चल रहा है प्रोसेसिंग में। तो इसका एक पूरा कंप्लीट पैकेज प्लगइन भी मिलता है शिमर लेआउट नाम से। और अगर हम चाहे तो हमारा खुद का डिजाइन बना के हम उस पर एनिमेशन लगा के भी ये चीज अचीव कर सकते हैं इन नो टाइम। ठीक है? जी सर। सर ये आप जब ये मैनिफेस्ट फाइल बता रहे थे, जो मेन हाँ एक्टिविटी थी उसका, अपने उसमें इंटेंट फिल्टर कुछ था ना, वो अपनी जरा हाँ, वो बताएंगे आपको क्या है वो? इंटेंट वही फिल्टर का है जो मतलब आप जी जी ये वाला कह रहे हो ना? जी इंटेंट फिल्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि 10 लोग हैं, उसमें से मेरे को फिल्टर करना है, मतलब 10 लोग में से एक को सेलेक्ट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं।
तो इसी से इंटेंट फिल्टर का मतलब क्या है कि मैं बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं उनमें से इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को मैं फिल्टर मार रहा हूँ कि ये एक्टिविटी में, ये जो मेरी एक्टिविटी है इसमें 2 एक्शंस मैंने लगा दिए कि ये मेरी मेन एक्टिविटी है और ये मेरी लॉन्चर है। तो हमारे मैनिफेस्ट से ये एंड्रॉइड मैनेजर को पता लग गया है कि जब मैं इस ऐप को रन यूजर ओपन करवाएगा तो मेरे को कौन सी एक्टिविटी को सबसे पहले खुलवाना है, क्योंकि ये हमारे हाथ में है ना। मतलब एज इन देखे तो हमारे हाथ में, लेकिन एज इन देखे तो मैनेजर के हाथ में। अब आगे का जो लिंकिंग है वो तो हमको पता है कि हमको कैसे नेविगेट करवाना है, तो हम इंटेंट पासिंग करवाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, ये हम कंट्रोल करवा सकते हैं कोड के थ्रू। लेकिन जो ऐप स्टार्ट करवाएगा वो तो एंड्रॉइड मैनेजर है, तो हमको एक ट्रिगर पॉइंट देना होगा, लॉन्चर स्क्रीन देना होगा कि ये जो एक्टिविटी है सबसे पहले खुलेगी, तो ये फिल्टर लगाया। और ये फिल्टर केवल इसके लिए नहीं होता है, आगे आपको और भी कुछ फिल्टर बताना हो कि भाई इस एक्टिविटी में ये एक्टिविटी एसएमएस को रिसीव करती है, ये एक्टिविटी कैमरा को यूज करती है या कैमरा इसमें रोल में आता है, तो ये फिल्टर वहां पे भी यूज में आता है। सर अपने Main- रोड मैप पे वो बताया था ना इंटेंट्स यूज करेंगे, बोलते वही है क्या ये इंटेंट्स जो आप बोल रहे थे, वो जो एक्टिविटी इंटेंट्स वो वही है या हाँ, अलग इंटेंट एक्टिविटी, देखो इंटेंट एक्टिविटी एक ही है, एक्टिविटी इज योर मेन पार्ट। जब हम इसको स्विच करते हैं ना, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाते हैं, तो वहां पे हम इंटेंट, उसका नाम देते हैं इंटेंट, कि हम यूजर का इंटेंट स्विच कर रहे हैं एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में। जब हमारी ऐप से हम किसी दूसरी ऐप में जाते हैं तो वो होता है इम्प्लिसिट इंटेंट पासिंग, और जब हमारी ऐप के अंदर से ही एक दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं तो वो होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट पासिंग। तो ये जो इंटेंट का फिल्टर है ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि जब इसमें पास होगा तो एक्चुअल में जो हमारी ऐप रन होगी तो इंटेंट यहाँ पे आएगा ना, हमारे मेन लॉन्चर स्क्रीन से हमारी जो ऐप की स्क्रीन में आएगा, तो हमने इंटेंट का फिल्टर लगा दिया कि भाई इतनी सारी एक्टिविटीज है, उनमें से ये इंटेंट जो है वो मेन है और लॉन्चर है। तो ये हमारे एंड्रॉइड मैनेजर को पता है कि इस ऐप का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये हमारे इंटेंट जब पास होगा तो ये वाली जो एक्टिविटी है वो सबसे पहले खुल जाएगी। ये वही पार्ट है, इंटेंट पासिंग के अंदर काम में आता है, मेनली इम्प्लिसिट इंटेंट पासिंग में काम आता है ज्यादातर। जैसे हमने कोई एसएमएस ऐप बनाई है, तो हम चाहते हैं कि भाई यूजर जब भी एसएमएस को रीड करे तो हमारी ऐप ओपन हो जाए, तो हमको जिस एक्टिविटी में हमने मैसेज वाला काम कर रखा है उस एक्टिविटी को हम एक फिल्टर देके एसएमएस वाली जो एक्शन होती है वो लगानी पड़ेगी। तो उससे क्या होता है कि भाई एंड्रॉइड को पता लग जाएगा कि ये वो एक्टिविटी जो एसएमएस को हैंडल करती है, तो डायरेक्टली जब इस पे टैप हो तो सीधा एक्टिविटी यहाँ स्विच हो जाए। ठीक है, ऐसे ही आपको सर्विसेज में भी मिलता है, जैसे सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, इनमें भी फिल्टर्स होते हैं, ये समझाने के लिए कि ये बाकी से अलग कैसे है। ठीक है, जी सर। सर ये जब एंड्रॉइड के बारे में पढ़ा था उसके बेसिक 4 कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे कि एक्टिविटी रहते हैं, रिसीवर, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स और कंटेंट प्रोवाइडर। उसमें से आपने 3 चीजें जो है मैनिफेस्ट में लिखी हुई है, जैसे कि रिसीवर्स है, सर्विसेज और एक्टिविटी। कंटेंट प्रोवाइडर आपने नहीं लिखा था, वो लिखते हैं या नहीं लिखते हैं वो जानना था। कंटेंट प्रोवाइडर एक्चुअल में क्या काम करता है, कंटेंट रिजॉल्वर से यूज में आता है। तो वो जो एक्सएमएल वाला पार्ट नहीं था, एक्सएमएल वाला जो चीज था, एक्सएमएल वाला फोल्डर था, उसके अंदर हम उसकी मेटा डेटा को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि मैं बता रहा हूं कि मैं ये कंटेंट को यूज करवाऊंगा अपनी ऐप से, कोई दूसरा यूजर भी हमारी ऐप में इस कंटेंट को ले सकता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कहाँ काम में आता है। जैसे आप मल्टीपल एप्स बनाते हो अपने ही ब्रांड के, जैसे फेसबुक के 2 एप्स हैं, कौन कौन से हैं, फेसबुक मैसेंजर एंड फेसबुक एप्लीकेशन, देखा है ना आपने। तो जब इनमें आपस में इंटर कनेक्शन होता है कि भाई मैं इसके अंदर के कंटेंट को फैच करके इस ऐप में दिखा सकूं, या इस ऐप के फीचर्स को फैच करके मैं इस ऐप में दिखा सकूं, तो वहां पे कंटेंट प्रोवाइडर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो इंटरनली होता है, वो आपको एक्सएमएल के थ्रू मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, ओके, ये इधर मैनिफेस्ट में नहीं रहता है कंटेंट प्रोवाइडर। हाँ, मैनिफेस्ट में नहीं रहता है। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन ये परमिशंस के बारे में था। आपने कहा कि 6 वर्जन के बाद में परमिशंस के लिए हाँ, हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, परमिशंस के लिए 2 तरीके की कैटेगरीज बनाई गई है। एक है जिसे कहते हैं लेस रिस्की है और एक मोर रिस्की है। मोर रिस्की है। जो लेस रिस्की है उसके लिए यूजर से कोई कंसेंट नहीं पूछा जाता है, डाउनलोड करते वक्त आपको तभी पूछा जाता है शायद, अब वो खत्म हो जाता है वहां पर। और जो मोर रिस्की है वो एट रन टाइम पूछा जाता है। यस, ओके, तो जब यूज करते हैं तभी पूछते हैं ना, कि तभी उसको परमिशन लिया जाता है। जैसे मेरी ऐप में जब मैं मैप पे जा रहा हूँ और मेरी, जैसे मैंने कोई ऐप बनाई जिसमें मैं यूजर को उसकी इमेज, उसकी करंट लोकेशन बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं उसमें, ठीक है, यूजर ने अभी तक यूज नहीं किए, ठीक है, तो मैंने उससे कभी परमिशन नहीं पूछी। अब वो जब अपनी लोकेशन फैच करने गया फॉर एग्जांपल एक पार्ट में, तो जैसे ही उस पर टैप कर रहा है और टैप करने पे उसका मैप खुलेगा, उसकी लोकेशन आने वाली है, उसको दिखा नहीं मेरे को तू यहाँ खड़ा है, तो मेरे को उसका जीपीएस चाहिएगा। तो जैसे ही मैं उस एक्टिविटी में जाऊंगा ना, या उस स्क्रीन पे जाऊंगा, या उस पर्टिकुलर पार्ट को चलवाऊंगा, तो उससे पहले उसकी स्क्रीन पे एक रन टाइम परमिशन डायलॉग बॉक्स शो करूंगा कि यू नीड टू अलाउ दिस पर्टिकुलर परमिशन। ये एंड्रॉइड का खुद का होता है, हमको हमारे कोड से उसको थ्रो करवाना होता है डायलॉग बॉक्स को। तो यूजर अलाउ करेगा तो हमको एक रिवर्ट बैक आता है, कॉल बैक आता है, फिर हम उसको चेक करते हैं कि इसने क्या किया।
ग्रांट किया, परमिशन ग्रांटेड है या परमिशन डिनाइड है। अगर ग्रांटेड है तो हम वो कोड उसके अंदर लिखते हैं कंडीशन के अंदर, और अगर डिनाइड है तो डिनाइड के अंदर हम एक डायलॉग बॉक्स खुद से जनरेट करते हैं और दिखाते हैं कि देखो आपको अगर अपना ये चीज अगर चाहिए ना, ये फीचर को चलाना है तो हमको ये परमिशन चाहिए रहेगी, ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं। फिर वहां पे 2 और ऑप्शन देंगे, अभी भी आप नहीं देना चाहते तो कैंसिल, और अगर आप देना चाहते हैं यस आई अंडरस्टूड तो ऐसे टैप करेगा तो वापस से वो डायलॉग बॉक्स थ्रो करूंगा मैं कि भाई अब आपको समझ में आ गया मैं क्यों चाहता हूं, तो वो यूजर अलाउ करेगा और वो परमिशन मिलेगी और काम हो जाएगा। अगर फिर भी वो डिनाई करता है तो फिर वो उसको परमिशन नहीं मिलेगी। और एक बार परमिशन मिल गई ना, एक बार जब उसको परमिशन मिल गई तो ऐप क्लोज हो गई हमारी, और अब जब नेक्स्ट टाइम वो ओपन करेगा तो उसको परमिशन मिली हुई है। उसमें भी एक ऑप्शन होता है वाइल यूजिंग दिस ऐप एंड वंस, देखा होगा आपने, तो जो वंस वाला है ना वो हर बार ट्रिगर होगा, जितनी बार भी वो परमिशन कॉल होगा वो हर बार सिर्फ ऐप जब पूछ रहा है उसी समय उसको परमिशन मिल रही है, जैसे ही वो काम खत्म हुआ ऐप क्लोज हुआ वो परमिशन वापस चली गई। लेकिन अगर आपने वाइल यूजिंग ऐप कर दिया तो जब तक वो ऐप चल रही है तब तक हम उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ऐप क्लोज हो गई तो हमको जीपीएस का एक्सेस नहीं मिलेगा। और अलाउ ऑलवेज कर दिया आपने तो सिर्फ एक बार आपने किया, अब आप तो वो उस ऐप को परमिशन मिल गई उस चीज को एक्सेस करने की। अब यूजर को अगर उसको हटाना है तो यूजर को सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, एप्स में जाना पड़ेगा, एप्स के अंदर वहां पे आपको पूरा ऐप का डिटेल मिल जाता है, जहां से आप इंस्टॉल करते हो ऐप को वहीं पे आपको एक परमिशन वाला सेटिंग मिलेगा। परमिशन में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऐप आपके कौन कौन सी परमिशन का एक्सेस मिला हुआ है इसको, तो वहां जाके आप उसको वापस हटा भी सकते हो एज अ यूजर। फिर अगर वो हट गया वहां से तो फिर से जब हमारी ऐप रन होगी वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे जाएगा तो फिर से वो डायलॉग बॉक्स पॉपअप हो जाएगा। मतलब हमको कंडीशनल प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी कि हम पहले चेक करेंगे, अगर ये यूज कर रहे हैं तो पहले चेक करेंगे कि क्या ये एक्सेस कोर्स लोकेशन मिली हुई है इसको, अगर मिली हुई है तो सीधा ये कोड एग्जीक्यूट कर दो, नहीं मिली हुई है तो हम रन टाइम परमिशन डायलॉग बॉक्स को थ्रो करवाएंगे। समझ रहे हो ना? तब इससे क्या होगा, अगर जी एक सर। बार पहली बार में तो दूसरी बार जब आएगा तो वो वहां पे ट्रू आ जाएगा और वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर दूसरी बार भी नहीं मिली हुई है, पहली बार मिली और काम हो गया, फिर वो वन सी थी, तो अब वापस जब ऐप ओपन होगा और वो उस फीचर पे जाएगा तो फिर उसको डिनाइड हो रखी है तो वापस से हमारा डायलॉग बॉक्स आएगा, यूजर उसको अलाउ करेगा, हमारा काम होगा, खत्म हो गया, वापस ऐप ओपन करेगा, ये सेम प्रोसेस रहेगा। और अगर वो अलाउ ऑलवेज कर देता है तो फिर बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप उसको ग्रांटेड ही रहेगी और हम जितनी बार भी वो ऐप चलाएगा हमको वो चेक थ्रू मिल जाएगा कि हाँ भाई इसको ग्रांटेड है तो हम ये काम कर देंगे। सर ये जब ये सेलेक्ट करता है परमिशन ओके कर देता है तो वो वहीं से ऐप के अंदर ही थ्रू हो जाता है या वो सेटिंग को नेविगेट करता है ऐप हमारा? देखो ये डिपेंड करता है, परमिशन तो वहीं पे हो जाती है, जैसे अगर आपको जीपीएस ओके ऑन करवाना है परमिशन तो वहीं से हो जी जाएगी, परमिशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन आप सपोज करो कि ओके आप जीपीएस की परमिशन ले रहे हो और जीपीएस ही ऑफ है उसके फोन में, समझ में आया? जी जैसे जी इंटरनेट काम करना है आपको तो आप इंटरनेट का चेक लगा सकते हो कि भाई इंटरनेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हमको पता लगे कि इसके इंटरनेट ना तो डेटा पैकेट ऑन है ना वाईफाई ऑन है, ये हम पता कर सकते हैं हमारे कोड से। ठीक है, उसके लिए भी हमको जी एक परमिशन चाहिए होती है नेटवर्क एक्सेस की। ठीक है, वो नेटवर्क एक्सेस मिला और हमने उससे पता कर लिया कि भाई इसको इंटरनेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि किस लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका इंटरनेट ऑन नहीं है, ना तो डेटा पैकेट ऑन है ना वो चीज ऑन है, तो उस केस में हम उसको सेटिंग्स में नेविगेट कर सकते हैं, बाकी का काम उसको खुद करना पड़ेगा। फिर वो वापस आएगा तो अब हमको वापस से कॉल बैक मिलेगा, अब हम चेक करेंगे वापस से क्या ये अब यूजर वापस रिज्यूम किया है इस एक्टिविटी के अंदर, तो फिर से एक बार चेक लगाओ कि अब इंटरनेट मिल रहा है, हाँ मिल रहा है तो आगे का काम कर दो, नहीं तो फिर उसको पॉपअप दिखा दो कि आपका इंटरनेट ऑन नहीं है और इस चीज को चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत है, या आपका जीपीएस ऑन नहीं है, आपको लोकेशन ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर ओके थैंक यू। ओके। तो आई होप आपको क्लियरेंस मिली होगी आज के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के, कि भाई प्रोजेक्ट में क्या क्या मिलता है, और उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आप इसमें कोई भी चीजें चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, हम सारी चीजों को रिजॉल्व कर लेंगे, बट चीजें क्लियर होना जरूरी है कि कौन सी चीजें कहाँ पड़ी होती है। ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं, टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू।